नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो हम नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने से पहले आज का सुविचार देखेंगे। डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। सो मुश्किल रास्ते जो होते हैं वो अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो सकता है उसमें से आपको कुछ चीजें मुश्किल लगे, लेकिन याद रखिए यदि खूबसूरत मंजिल तक पहुंचना है तो मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ेगा। सो डटे रहिए, हिम्मत रखिए, मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। सो डेस्टिनेशन होगा आपका एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, और उसके लिए ये वाला रास्ता सही है जिन पे अभी हम चल रहे हैं। सो हम एक क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव आर कॉल्ड एज व्हाट। बहुत सारे विकल्प में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना क्या कहलाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और मैनेजिंग। इसको क्या कहेंगे? जब आप मार्केट में जाते हो, एक शर्ट खरीदना होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता, तो उसको क्या कहोगे? उसको हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग, फैसला करना। और लाइफ के अंदर फैसले लेना बहुत मुश्किल होता है, हम कंफ्यूज होते हैं, ये करें वो करें क्या करें। तो जिसका डिसीजन मेकिंग क्लियर होगा वो एमसीक्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ए करके फिर बी करते हैं, फिर बी करके सी करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग अच्छी रखिए, और डिसीजन मेकिंग एकदम क्लियर होगी तो आप बढ़िया रिजल्ट भी दोगे एग्जाम के अंदर भी। और लाइफ में तो ऑब्वियसली डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं, डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। तो किसी ने कहा है कि मैं सही फैसले लेता हूं, ऐसा नहीं है। मैं फैसले लेता हूं और फिर उसको सही साबित कर देता हूं, यानी ये होती है डिसीजन मेकिंग की पावर। तो एक मैनेजर जो होता है वो यदि डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छे होंगे तो ही वो अच्छा मैनेजमेंट कर पाएगा। सो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग क्या है? तो डिसीजन मेकिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये कोई रातों रात नहीं आ जाएंगे ऐसे डिसीजन मेकिंग, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स and putting the choice into action. This is according to Lancaster and Lancaster. So Lancaster and Lancaster के हिसाब से जो डेफिनेशन है उसमें है कि अल्टरनेटिव्स है, आपके पास विकल्प है, उसमें से एक चूज करना और फिर उसको लागू कर देना, एक्शन में पुट कर देना, और उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग। सो मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ आप जब डिसीजन मेकिंग या फैसले लेंगे तो इंडिया में नहीं, लाइफ में हम हर चीज का विरोध करते हैं। जैसे सरकार एक कोई कानून लाई तो कुछ लोग उसका विरोध करते ही करते, हमेशा ही विरोध करते रहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि विरोध या लोग नाराज हो जाएंगे इस चक्कर में फैसले ही नहीं लेते, सब चीज पेंडिंग रखते लाइफ में, बाद में कर लेंगे। सो पेंडिंग रखना कोई तरीका नहीं है। अब जब हम देखें कि दो तरीके होते हैं, डिसीजन कौन ले। यदि एक आदमी डिसीजन लेता है टॉप पे तो लोग उसको तानाशाह कह देते हैं, लेकिन वो होता है सेंट्रलाइजेशन। वो क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन। अक्सर मैं उदाहरण अपने घर के किचन का ही देता हूं। यदि मम्मी ने पूछा कि आज क्या खाना बनाएं, तो सब लोग अलग अलग ऑप्शन देंगे। कोई कहेगा नूडल्स बनाओ, कोई कहेगा पानी पूरी, कोई कहेगा पाव भाजी, न जाने क्या क्या। और इतनी सारी चीजें तो बनाई नहीं जा सकती, फिर मम्मी तय कर लेती कोई नहीं आज फिर दाल खाओ। सो ये हो गई सेंट्रलाइजेशन। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है? सेंट्रलाइजेशन, मम्मी ने सब टॉप लेवल पे डिसाइड करा वो, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। अब
यदि कोई मम्मी कोऑपरेटिव है तो वो क्या करते, चलो वोट कर लेते दाल और रायता। अब जो लोग ज्यादा रायता को वोट देंगे तो रायता बन जाएगा, और दाल को ज्यादा वोट मिले तो दाल। लेकिन ऑप्शन दो ही है, ऑप्शन दो ही है। सो सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की अप्रोच यूज की जा सकती है डिसीजन में। लेकिन चाइना एक डेवलप्ड कंट्री क्यों बन गया? क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लेकिन इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ हर चीज में लोकतंत्र है। यानी कि सड़क बनानी है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, या फिर कोई हाईवे बनाना, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कोई कानून बनाना है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो यहां सिर्फ विरोध में फंस के ही रह जाते हैं, फैसले लागू नहीं होते। लेकिन चाइना ने डेवलपमेंट कैसे कर लिया? वहां कोई पूछता नहीं, बोले सड़क बन रही है, तुम लोग यहां से हट जाओ, बोले नहीं हटेंगे तो उड़ा दो, तब जाकर डेवलपमेंट होता है, तब जाके डेवलपमेंट होता है। तो दोनों अप्रोचेस के अपने कुछ फायदे कुछ नुकसान है। लेकिन यदि आपको पूछे आपके मम्मी पापा, बेटा पढ़ाई करनी है, मन हो तब पढ़ाई करना, तो कर ली पढ़ाई। इसलिए पापा सीधे फटके लगाते, पढ़ो वरना दिक्कत हो जाएगी, तो वही बंदा पढ़ता है। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आप कंसंट्रेट करते हो डिसीजन मेकिंग को एट द टॉप लेवल, सिर्फ टॉप लेवल के लोग ही डिसाइड करते हैं। और जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है, सो डिसेंट्रलाइजेशन disperses the decision making and authority through decision making, throughout decision making, or down to the organizational hierarchy. Decentralization का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, और जो हायरार्की नीचे की तरफ है उनको भी appropriate decision making की पावर दे देते हैं थ्रू आउट नीचे तक। सो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सो कुछ हद तक डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ हद तक सेंट्रलाइजेशन, दोनों जरूरी है, तालमेल होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के। सो डिस्पर्स का मतलब होगा फैला दो शक्तियों को, थोड़ी थोड़ी शक्तियां सबके पास दे दो, तो ये होगा डिसेंट्रलाइजेशन। सो हर चीज में जनता का ओपिनियन भी नहीं लिया जा सकता, और जनता के ओपिनियन के बिना सारे काम ही कर ले वो भी नहीं। तो अप्रोच के अंदर सेंट्रलाइजेशन जहां जरूरी है वहां पर, और डिसेंट्रलाइजेशन जहां है वहां, तालमेल। तो यहां पर मैनेजमेंट एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया 18वीं शताब्दी से ही यूरोप के अंदर जब औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तब से कई थ्योरीज दी कि मैनेजमेंट का ये तरीका ठीक हो सकता है। तो इसके अंदर अलग अलग थ्योरीज है, हम थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसको एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, वो किसने दी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, वो किसने दी? मैक्स वेबर, फ्रेडरिक टेलर, एडम स्मिथ, या रेनेसिस लाइकर्ट? ये रेनेसिस लाइकर्ट तो हम एटीट्यूड स्केल पढ़ते हैं, एटीट्यूड स्केल मैंने रिसर्च में भी पढ़ाया है आपको। आप किसी चीज से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, उसको देखने के लिए एक होती है लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल को इन्होंने बनाया था, इसलिए इसको हम लाइकर्ट स्केल कहते हैं, क्योंकि इनका नाम है रेनेसिस लाइकर्ट। तो ये तो नहीं है, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? तब आपको याद रखना है यहाँ पर फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी। अब ये अलग अलग थ्योरीज है, कुछ थ्योरीज मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, आप फोकस करने की कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। फ्रेडरिक टेलर, आंसर होगा बी। ए की जड़ी मत लगाओ, आंसर होगा बी। अब कल फिर मैंने कहा था तुम लोग एक ही चीज को कॉपी कर लेते हो, देखा देखी, वो नहीं चलेगा, ये तरीका नहीं चलेगा। जब नहीं आता है तो नहीं आता है। और अब हम समझेंगे कि ये है क्या। तो थ्योरीज और मॉडल्स मैनेजमेंट में यदि हम देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी जो है वो, जिसको हम कह सकते हैं, ये दी थी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने 1911 के अंदर, 1911 के अंदर टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी। आपको याद रखना, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट एक साइंस है, ये नहीं है कि खानदानी कोई कंपनी चलाते जा रहा है, उसने कोई मैनेजमेंट का कोर्स ही नहीं करा। सो यहां आपको याद रखना है फ्रेडरिक टेलर से साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो लोग मैक्स वेबर की थ्योरी बता रहे थे,
मैक्स वेबर ने कौन सी थ्योरी दी? जब क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्स वेबर का जीवन काल 1864 से 1920 के बीच था, तो मैक्स वेबर ने कौन सी थ्योरी दी? और जैसे मैंने अक्सर बताया जर्मनी का उदाहरण, तो मैक्स वेबर कौन थे? तो ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, जर्मनी में साइकोलॉजी स्टडी कर रहे थे। और जब आपको पता चला कि इन्होंने साइंटिफिक तरीके से एक थ्योरी दी और उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है 1905 में 1905 के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम एक वर्ड यूज किया और डिस्क्राइब किया, और उस वर्ड का नाम था ब्यूरोक्रेसी। आजकल आप ये वर्ड बहुत सुनते हो, डेमोक्रेसी के साथ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अफसरशाही। अफसरशाही, एक होता है नेताशाही, राजशाही, और एक होता है अफसरशाही। भारत में बाबूगिरी, इतने बाबू होते हैं कि इतने रूल्स है कि आपकी फाइल, एप्लीकेशन, प्रोसेस हर जगह लटक जाता है, हर जगह लटक जाता है। अब ब्यूरोक्रेसी वर्ड सबसे पहले इन्होंने यूज करा मैक्स वेबर, और मैक्स वेबर की जो थ्योरी है, इसीलिए इसको आप कह सकते हो, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। सो मैक्स वेबर से आपको याद रखना है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो अफसरशाही को परिभाषित करती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है अफसरों का, वो देखने के लिए ये थ्योरी क्या बताती है कि आपको एम्फेसाइज यानी कि जोर देना है ऑन रूल्स। यानी इंस्टीट्यूट खड़ा तभी होगा जब आप रूल्स और प्रोसेस बनाओगे सबके लिए, और वो प्रोसेस स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो इट एम्फेसाइजेस ऑन रूल इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉम्पिटेंसी ओवर द फेवरेटिज्म। यानी कि जहां फेवरेटिज्म होगी, फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद, ये मेरा फेवरेट है, इसके लिए कोई रूल नहीं। तो मैक्स वेबर ने बताया ये साइंटिफिकली मैनेज होना चाहिए और इसके लिए रूल्स फिक्स होने चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग रूल्स फॉलो करते हैं, वो ज्यादा आगे बढ़ने चाहिए और उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए। इसीलिए फेवरेटिज्म के ऊपर रूल्स, और ये रूल्स लागू करेंगे अफसर, इसलिए इसको ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी या थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। और ये ब्यूरोक्रेसी जहां ज्यादा हावी हो जाती है तो वहां भी गड़बड़ है, और जहां बिल्कुल भी ब्यूरोक्रेसी ध्वस्त है वहां पे भी गड़बड़ है। अब यहाँ कुछ और थ्योरीज के बारे में हम देखें तो इस थ्योरी के बारे में अक्सर पूछा जाता है डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर की जो थ्योरी है वो 1932 में आई, इसको हम मैकग्रेगर्स थ्योरी कहते हैं। मैकग्रेगर्स थ्योरी, देखिए ये थ्योरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको खुद के बारे में जानने में भी मदद करेगी। जैसे मान लो आपके मन में पढ़ने का विचार आया, आपने टाइम टेबल बना दिया, आपने पढ़ने की शुरुआत करी, फिर वहीं पे छोड़ दी और अगले 7-8 दिन तक उस टाइम टेबल को पलट के भी नहीं देखा। यानी कि लोगों से काम करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुद से काम करवाना भी बहुत मुश्किल है। तो आप इस मैनेजमेंट को समझ के खुद को भी बेहतर मैनेज कर सकते हो, खुद से काम करवा सकते हो, और खुद से पढ़ाई अच्छी करवा लोगे तो सिलेक्ट भी हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि मैनेजर क्या करता है, वो दूसरों से काम कैसे करवाना है, इसलिए उसको दूसरे का बिहेवियर समझना पड़ेगा। तो मैक्स वेबर ने जो बताया अफसरशाही, उससे कुछ और आगे कंसेप्ट बताए डगलस मैकग्रेगर ने, इसको हम कहते हैं मैकग्रेगर्स थ्योरी। अब मैकग्रेगर ने क्या देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम ही नहीं करते, बेहद आलसी है लोग। जब तक सुपरवाइजर सिर पे खड़ा है तब तक तो वो कुछ काम करने की एक्टिंग करते, जैसे ही सुपरवाइजर गया काम करना बंद, और काम करवाने के लिए उनको सजा देनी पड़ती है, उनको पनिशमेंट देना पड़ता है, उनके पीछे पड़ना पड़ता है, तब लोग काम करते हैं, वरना लोग बहुत आलसी है। ऐसा उन्होंने देखा तो उन्होंने एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी को इन्होंने क्या नाम दिया? मैकग्रेगर इज नोन एज फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। जैसा क्लासिकल नृत्य होता है ना, क्लासिकल डांस, ऐसे ही इसको कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। और इस थ्योरी के आप देखो तो क्या यूजेस है, तो उन्होंने बेसिकली क्या करा, ही डेवलप्ड द मैनेजरियल इंप्लीकेशन ऑफ मास्लोज थ्योरी।
हम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स तो पढ़ते हैं। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बेसिस पे इस थ्योरी को डगलस मैकग्रेगर ने तैयार किया। अब क्वेश्चन आए कि मैकग्रेगर की थ्योरी का बेसिस क्या है, तो मास्लोज थ्योरी, जो मास्लो की हायरार्की है बेसिक नीड से लगा के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला, उसी पे आधारित है ये थ्योरी। और इन्होंने क्या कहा, पहले जब इन्होंने देखा कि लोग बहुत आलसी है, तो इन्होंने मैकग्रेगर ने एक थ्योरी दी जिसका नाम दिया थ्योरी एक्स। एक्स मतलब ये कुछ काम नहीं कर रहे, एक्स मतलब ये कुछ काम नहीं कर रहे। और एक्स थ्योरी में क्या बताया गया, हीट एम्फेसाइजेस द मैनेजर एम्फेसाइजेस ऑन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो मैनेजर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए लोगों के पीछे पड़ेगा, उस पर जोर देके उनको समझाएगा। और दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट, इस थ्योरी में ये धारणा बनाई गई कि पीपल डिसलाइक वर्क, जब मौका मिलेगा तब लोग काम को अवॉइड ही करेंगे, यानी कि लोगों को काम करना पसंद नहीं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ने के लिए कहूं तो आप में से बहुत कम लोग लाइव पढ़ रहे होंगे और ज्यादातर लोग अवॉइड कर देंगे, क्लास पूरी भी नहीं देखेंगे। तो ये लोगों की मानसिकता है कि वो काम को जितना हो सके अवॉइड करें, लास्ट में जाकर करेंगे जब ये कंपलसरी हो जाएगा तभी। तो आपको याद रखना है कि ये एक धारणा थी इसमें कि लोग काम पसंद नहीं करते और वो काम को अवॉइड करेंगे। तो उनसे काम करवाने के तरीके क्या होंगे, काम करवाने का तरीका होगा क्लोज सुपरविजन, काम करवाने का तरीका होगा उसके सिर पे खड़े रहो, क्लोजली सुपरवाइज करो, या फिर उनको पनिशमेंट दो। क्या दो, पनिशमेंट दो, पैसे काटो, एब्सेंट लगाओ, नौकरी से निकाल दो, तब वो काम करें। तो एक ये थ्योरी दे दी उन्होंने। लेकिन उन्होंने देखा कि एक बार उन्होंने अपनी कंपनी की पिकनिक रखी, पिकनिक पे जाएंगे कंपनी के सारे स्टाफ, हर टाइमिंग रखा 4 बजे सुबह, 4 AM। तो किसी ने मना किया कि सर 4 बजे मैं पिकनिक पे नहीं आ सकता, मुझे तो उठने में 8 बज जाएंगे, नहीं। तो उन्होंने क्या देखा, जब पिकनिक की बात आई तो सारे के सारे लोग 4 बजे से 15 मिनट पहले ही आ गए बस स्टैंड पे, और अब जाएंगे घूमने, और बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं सारे के सारे, उनका चेहरा एकदम खिला हुआ, दिन भर पिकनिक करी, वापस आते टाइम गाड़ी के अंदर भी एकदम एक्टिव, कोई अंताक्षरी खेल रहा, कोई गेम खेल रहा, थके हुए ही नहीं लग रहे। लेकिन ऑफिस में, ऑफिस के अंदर 2 बजे के बाद तो वैसा बहुत थकान आ जाती है। तो आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि वाई थ्योरी में उन्होंने ऐसा क्या देखा। तो मैकग्रेगर ने और बताया कि सारे लोग आलसी नहीं होते और सारा काम उनको नापसंद नहीं है। यदि गोल पे फोकस करें हम, और पीपल डू नॉट इनहेरेंटली डिसलाइक द वर्क, लोग पैदाइशी तौर पे काम को डिसलाइक नहीं करते, और इवन वर्क कैन बी द सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, वर्क कैन बी द सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे आप लोग, अब आपको पढ़ने में मजा आने लग गया क्योंकि अब आपको समझ में आने लग गया, और अब पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो गई, इसलिए आप पढ़ाई अवॉइड नहीं करोगे। तो अवॉइड कब तक कर रहे थे, जब तक आपको ये मुश्किल लग रहा था, जब आपको ये समझ नहीं आ रहा था, जब आपको ये पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, तब लोग काम को अवॉइड करते। इसलिए काम को इंटरेस्टिंग बना दो, जिसका जो इंटरेस्ट है उसको वो काम दो, तो लोग काम में थकेंगे ही नहीं और उनको काम करने में मजा आएगा। सो काम से यदि सेटिस्फैक्शन मिलता है तो लोग काम को अवॉइड नहीं करेंगे। इसलिए प्रोत्साहन पॉजिटिवली दो, अच्छा काम करने पे इनाम दो, तारीफ करो और उसको प्रमोशन दो, तो वो सेटिस्फाइड रहेगा, और सेटिस्फाइड रहेगा तो वो और ज्यादा काम करेगा। इंडियन थ्योरिस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर मैनेजमेंट एक नया टॉपिक है। अभी जो औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, यूरोप के अंदर ये 18वीं शताब्दी से लोग मैनेजमेंट को सीख रहे हैं, और इंडिया के अंदर मैनेजमेंट अभी अभी पहुंचा है। 8-10 साल पहले सब लोगों ने मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए MBA कर लिया, लेकिन यहाँ ज्यादातर ज्ञान किताबी है और रियल में उसका यूज नहीं होता। MBA करने के बाद जॉब नहीं है, वो पार्किंग में सुपरवाइज कर रहा, पार्किंग सुपरवाइजर बना हुआ है, पार्किंग मैनेजर, मॉल के अंदर पार्किंग मैनेजर। तो लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। दूसरा, खानदानी बिजनेस होता है तो कंपनी का मैनेजर जो है वो मालिक का बेटा ही होगा, चाहे वो 8वीं फेल ही क्यों ना हो। तो इसीलिए थ्योरी कहाँ से आएगी, थ्योरी कहाँ से आएगी। सो यहाँ आपको पता चला कि हम साइंटिफिक की बजाय परंपरागत है,
ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं। तो यदि काम को आप इंटरेस्टिंगली देखो, वर्कर हैव द सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल इन मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। लोग खुद काम करेंगे और वो काम को मन लगा के करेंगे यदि काम इंटरेस्टिंग हुआ और काम में उसको मजा आ रहा है तो। इसलिए चैलेंज दो, काम को मजेदार बनाओ, लोग थकेंगे ही नहीं, बढ़िया काम करेंगे। इसलिए आजकल कंपनियां क्या कर रही है कि पनिशमेंट वगैरह नहीं, अच्छा काम करने का माहौल, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट होगा तो आदमी अपने आप काम करेगा। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, आदमी को मोटिवेटेड रखो, उसका ईगो सेटिस्फाई होता रहे और वो काम करता रहे। सो ये दो थ्योरी है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब यहां पर जब हम देखें तो उन्होंने कहा कि पर्सन विल रिस्पॉन्ड टू द रिवॉर्ड्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दोज गोल्स। आपने उसको एक टास्क दे दिया, उसने टास्क पूरा कर दिया, अब आप उसको रिवॉर्ड्स दोगे तो वो आदमी इनाम के लिए फिर से काम करेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप सजा दे के पढ़ने बैठवाओगे तो वो कुछ देर ही पढ़ेगा, लेकिन उसने एक अच्छा चैप्टर याद करा, आप उसको मोटिवेट करो, चॉकलेट दो, रिवॉर्ड दो, वो फिर से पढ़ने की आदत पड़ जाएगी उसको। सो ये वाई थ्योरी, ये वाई थ्योरी। अब इसके अंदर एक जेड एस्पेक्ट और हो गया है, जेड थ्योरी। जेड थ्योरी भी ऐड हो गई है इसके अंदर, हालांकि वो मैकग्रेगर ने नहीं, वो आउची ने ऐड करी है, आउची ने। और आउची ने इसमें क्या कहा, आउची एक जापानीज थियरिस्ट थे जापान के अंदर, और जापानीज थियरिस्ट ने क्या कहा कि आप यदि परमानेंट जॉब दे दोगे आदमी को, परमानेंट जॉब दे दोगे और उसके जॉब की सारी जरूरतें पूरी करोगे तो आदमी सिर्फ काम पे ही ध्यान देगा, काम पे ही ध्यान देगा। तो इवन एक्स वाई के आगे जेड थ्योरी भी आपको याद रख लेनी है, जेड थ्योरी बाई आउची। और ये जो थ्योरी है वो मैनेजमेंट में परमानेंट जॉब को हाईलाइट करेगी। तो ऐसे कई थ्योरीज है और इसका कोई फॉर्मूला या कोड नहीं है, आपको समझना और याद करने की कोशिश करना। और ये थ्योरी है, इसका मतलब काफी डिटेल में रहती, मैं तो आपको सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बता रहा हूं। ऐसे ही जैसे हम देखें बोनस, जैसे बोनस मिलता है कर्मचारियों को, रिकॉग्निशन अवार्ड की बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड या ऐसा कुछ, प्रेज तारीफें, एंड टाइम ऑफ कि अच्छा काम किया तो आप जल्दी जा सकते हो आपने अपना काम पूरा करके। इंप्रूव मोटिवेशन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, ये सारे तरीके हैं। ये मोटिवेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, ये जो तरीके हैं ये क्या है, क्या ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के तरीके हैं, क्या ये बेनिफिट्स है, क्या ये रीइंफोर्समेंट है, क्या ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो अच्छे बिहेवियर को बार बार फिर से पुनरावृत्ति हो, इसके लिए बोनस दें, अवार्ड्स दें, तारीफें करें, टाइम ऑफ दे दें, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, आप साल भर जो काम करोगे उसका आपका इवेल्युएशन होता है, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं, जो एनुअल होता है। तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल एपीआर, ये आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो आपका सुपरवाइजर देता है, ये नहीं होगा। तो क्या होगा, तो होगा रीइंफोर्समेंट। ये एक तरीका है मोटिवेशन में, रीइंफोर्समेंट। छोटे बच्चे को चॉकलेट देते हैं ना, तब वो वापस आपको एक पोयम बताएगा या अच्छा बिहेवियर बताएगा। इसलिए ये सारे तरीके क्या कहलाएंगे, रीइंफोर्समेंट। क्या कहलाएगा, रीइंफोर्समेंट। अब होता क्या है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है जिसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी क्या है, आपने सुनी है क्या कभी? जैसे अक्सर ऑफिस के अंदर लोग बॉस की चापलूसी क्यों करते हैं, कि बॉस उनको एक लालच दे रखा है कि भाई तू चापलूसी करेगा तो तेरा प्रमोशन हो जाएगा, चापलूसी करेगा तो तेरा प्रमोशन होएगा, और इस लालच में वो आदमी काम करता रहता। तो एक तो वही लालच, दूसरा होता है कि लाठी लेके पीछे पड़ना, कि जॉब चाहिए तो काम कर वरना जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो दोनों चीजें होती, एक पनिशमेंट का डर और एक तरक्की का लालच। दो ही
तरीकों से आदमी मोटिवेट हो सकता है। तो अब क्या होता है, आपने कभी भैंस को देखा, तो भैंस को मान लो अपन पानी पीने के लिए ले जा रहे होते हैं, जिस रस्सी से भैंस बांधी हुई है अपन खींच के ले जा रहे होते, तो भैंस बीच बीच में रुक जाती, तो क्या करता, उसका मालिक लाठी लेके जाता, उसको मारता, तब वो भैंस चलती। तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। अब जो स्मार्ट मालिक होता है वो क्या करता, चारा लेता है और चारा आगे आगे लेके चलता रहता है, और भैंस अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाती है, उसको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैनेजमेंट में दोनों अप्रोच है, कैरेट यानी कि चारा, स्टिक यानी कि लाठी। तो जरूरत पड़ने पे ये दोनों यूज की जाती है, कहीं लालच कहीं सजा, इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। और यहाँ पर ये मेरा पर्सनल फेवरेट थ्योरी है जो जर्मी बेंथम ने दिया। जर्मी बेंथम ने दिया, इसको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कहते हैं, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, तो आपको याद रखना, वो एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे जर्मी बेंथम, और उन्होंने ये आइडियाज डेवलप करा 18वीं सदी में जब औद्योगिकीकरण हुआ था ब्रिटेन में तब। और इसका एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मैंने भैंस के थ्रू दिया आपको, लेकिन यहां पर इन्होंने इस गधे के थ्रू देखिए, जर्मी बेंथम ने क्या बताया, गधे को चलाने के लिए आपको लाठी की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इस लाठी से ये कैरेट यानी कि गाजर या हरा चारा बांध दो और गधे के ऊपर बैठ जाओ और उसके मुंह के आगे ये लटका दो, उसके मुंह के आगे ये लटका दो। अब गधे को दिख रहा चारा, तो गधा सोच रहा चारा इतना दूर है, वो चलता रहता, लेकिन आप तो उसके ऊपर बैठे हो, जितना वो नजदीक पहुंचेगा चारा उतना ही दूर जाता रहेगा, और इसीलिए ये गधा बेवकूफ बन जाता। तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो बॉस की चापलूसी करते हैं, बॉस उनके आगे ये प्रमोशन का झुंझुना दिखा देता है, ऐसे वो काम करते रहते हैं, प्रमोशन और आगे आगे बढ़ता रहता। जब पूछते साहब सैलरी कब बढ़ाओगे, बोले ये काम कर ले उसके बाद बढ़ाएंगे, ये काम कर ले उसके बाद बढ़ाएंगे, और वो काम नहीं करता तो इसी डंडे से वापस धुनाई हो जाती। तो बड़ा मजेदार सी थ्योरी है कैरेट एंड स्टिक। सो इस थ्योरी के अंदर आप कॉम्बिनेशन है रिवॉर्ड्स यानी कि अच्छी चीज उसको इनाम में देना, तो वो तो है कैरेट, और पेनल्टीज यानी कि पनिशमेंट सजा, वो है स्टिक। और ये आप देख सकते हो, पुटिंग अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ डोंगी एंड हिटिंग इट विथ स्टिक फ्रॉम द बिहाइंड सो इट हैज टू रन। और कैरेट रेफर्स टू इंसेंटिव और स्टिक रेफर्स टू पेनल्टी। सो आप भी जब मैनेजर बन जाओगे तो आप कुछ लोगों को डरा नहीं सकते, तो उनको लालच दो। कुछ लोग लालच में नहीं आते हैं, उनको फटके दो और उनसे काम करवाओ। सो कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। अब इसके अलावा जो थ्योरी है वो आप अच्छे से जानते हो, अब्राहम मास्लोज थ्योरी, मास्लोज हायरार्की ऑफ बेसिक नीड्स। 1908 से लगा के 1970 ये अब्राहम मास्लो का जीवन काल है। मैनेजमेंट में इसका हम यूज कर सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान, सारे लोग काम इसीलिए करते हैं कि आप अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर लो, इसीलिए काम करते हो। और अब्राहम मास्लो ने 1943 के अंदर जो थ्योरी दी थी वो मोटिवेशन बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। जब आप इंसान की जरूरतें पूरी करोगे तो वो मोटिवेटेड महसूस करेगा। तो ये साइकोलॉजिकल चीज है, और साइकोलॉजिकल चीज को मैनेजर यूज कैसे कर सकता है मैनेजमेंट के अंदर, वो हमें यहां पर समझना है। वो हमें यहां पर कैसे समझना है, आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना है। देखिए यहां ये मास्लोज हायरार्की आप अच्छे से जानते हो। बॉटम वाली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें रोटी कपड़ा मकान आता है, आपकी बेसिक। उसके बाद आपको चाहिए सेफ्टी, आपको चाहिए सुरक्षा। उसके बाद चाहिए आपको लव एंड बिलोंगिंगनेस, आपको प्यार सम्मान, लोग मेल जोल परिवार मिलजुल के रहे। उसके बाद हो सेल्फ स्टीम मतलब आपकी इज्जत हो, लोग आपकी वाहवाही करें और आपका ईगो सेटिस्फाई हो। फिर आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अब आपकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी है,
अब आप जीवन का मकसद ढूंढ रहे हो और वापस लोगों का भला कैसे कर सकते हो इसके बारे में सोच रहे हो। तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर कंपनी क्या देती है? रोटी कपड़ा मकान के लिए कंपनी देती है सैलरी, और सैलरी अच्छी दे जिससे उसकी लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाए तो वो आदमी मोटिवेटेड रहे। दूसरा, यदि काम करने के अंदर उसको टेम्परेचर की दिक्कत हो रही, गर्मी लग रही, तो आदमी काम नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या चाहिए? एसी, एयर कंडीशनिंग देते हैं। साथ साथ खाने पीने के लिए भूख लग जाए तो वो काम नहीं कर सकता, तो कंपनी क्या दे? कैफेटेरिया दे दे, कैंटीन दे दे, और वो बीच में ब्रेकफास्ट या टी कॉफी ले सके। अब यहां पर जब आपको पता चला कि ये बेसिक नीड जब पूरी हो गई, तो उसके बाद आती है सेफ्टी, कि मेरे जॉब की सेफ्टी, मेरी सेफ्टी, मेरे परिवार की सेफ्टी, मेरे बाद उनका क्या होगा। तो इसके अंदर सेफ्टी, जैसे महंगाई बढ़ रही है तो आप सैलरी इंक्रीज करो, रिटायरमेंट के बाद क्या था? आप पेंशन दो, बीमारी में क्या था? आप हॉस्पिटल या मेडिकल प्लान दे दो, और मान लो कोई दुर्घटना है तो उसका डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस कर दो। अब वो मस्त हो गया कि भाई मेरा घर परिवार सेफ है क्योंकि मेरा इंश्योरेंस कंपनी के पास है, तो वो काम पे ध्यान लगाएगा। अब उसका बेसिक नीड पूरी हो गई, उसकी सेफ्टी की नीड पूरी हो गई। अब वो पैसा तो है लेकिन इज्जत नहीं है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन नौकरी नहीं है। तो आपको क्या याद रखना, इसलिए कंपनीज लव एंड बिलोंगिंग्स वाली सोशल गैदरिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, कंपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिससे लोग मेल जोल बढ़ा सके, बाहर पिकनिक पे ले जाते हैं उनको, जिससे वो वापस फ्रेश होके आए और काम करे। तो नेक्स्ट लेवल होगा कि सोशल बिलोंगिंग के लिए कंपनी जो है वो वर्क ग्रुप बनाती है, एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरविजन रखती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रेंड्स होते हैं, ऑफिस की पार्टीज होती है, सोशल गैदरिंग होती है, पिकनिक होती है। जब ये उसकी लव एंड बिलोंगिंग वाली नीड पूरी हो गई, तो सेल्फ एस्टीम, कि यार मैं लगा था एक क्लर्क, अभी क्लर्क ही मर जाऊंगा क्या? नहीं, सीनियर क्लर्क, ऑफिस मैनेजर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऐसा पद नाम बदलता जाए तो उसका ईगो सेटिस्फाई होता रहे, सैलरी इंक्रीज होती रहे, जॉब का टाइटल बदलता रहे, प्रमोशन बदलता जाए, बड़ा ऑफिस मिलने लग जाए, फर्नीचर वगैरह मिलने लग जाए, तो उसको लगेगा कि हाँ यार मैं भी तरक्की कर रहा हूँ कंपनी के साथ साथ, तो वो और काम करेगा, उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। और लास्ट में वो बॉस बन चुका है, उसके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, फिर अब उसको मजा नहीं आ रहा, तो हम उसको चैलेंज देते हैं। क्या देते हैं? चैलेंज, कि आपने ये ऑफिस सेट कर दिया, अब आप हमारी दूसरी ब्रांच में जाओ, नई ब्रांच खोलो, चैलेंज लो। तब वो जब गोल पूरा कर लेगा तो उसको एडवांसमेंट और चैलेंजिंग असाइनमेंट मिलेंगे और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी, हो सकता है उसको सीईओ बना दो और ओवरऑल इंडिपेंडेंट इंचार्ज बना दो अगले कैंपस का। सो जो अपॉर्चुनिटीज का यूज करने का वो होगा, तब उसको अचीवमेंट जैसा फील होगा, तो वो सेल्फ एक्टिवेशन। सो इसी तरीके से इन बातों का ध्यान रख के भी हम कर्मचारी को प्रोत्साहन कर सकते हैं, वो काम अच्छा करे इसके लिए। सो ये मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इन मैनेजमेंट। अब यहां पर चेंज कैसे करें, यही सबसे मुश्किल काम, क्योंकि दुनिया में कुछ चीज मुश्किल है तो वो है चेंज, और दुनिया में सबसे कोई परमानेंट चीज है तो वो है चेंज। नथिंग इज परमानेंट, हर चीज को बदलना है, लेकिन बदलने में अपने को तकलीफ होती है। आपको अपना तकिया या टूथब्रश भी बदलना होता है ना, तब आप पहले वाले को मिस करते हो और बदलने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो पढ़ाई करने का पैटर्न, लाइफस्टाइल का पैटर्न, सोचने का तरीका, ये बदलना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हो सकता है कि यदि कुछ बच्चे जो चॉक एंड बोर्ड से पढ़े हैं स्कूल में, तो उनको ये वीडियो, ऑनलाइन टीचिंग और पावर पॉइंट प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, ये सब हजम ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते, और बदलना नहीं चाहते तो आगे नहीं जा पाओगे। तो चेंज कैसे करें, किसी की आदतों को सुधारें कैसे, ये बहुत जरूरी है। और बदलाव ही जिंदगी है, तो इसलिए मैनेजमेंट के अंदर ये थ्योरी बहुत जरूरी है, कर्ट लेविन्स थ्योरी ऑफ चेंज। और कर्ट लेविन्स थ्योरी ऑफ चेंज आपको ये सिखाती है कि एज ए मैनेजर आप आदतें कैसे बदलें। आप खुद की आदत भी बदलना चाहते हो, लेकिन घूम फिर के वापस पहली वाली जगह पे ही आ जाते हो, तो आदतें बदलना बहुत जरूरी है। चाय पियोगे तो चाय पियोगे, ट्राई करने के लिए कॉफी कोई बोलेगा तो बोले नहीं मैं तो चाय पीऊंगा, कॉफी नहीं पीऊंगा। तो चेंज जो है वो कैसे इंप्लीमेंट करें, तो आपको कर्ट लेविन को याद रखना है। कर्ट लेविन इन 1947 इज
द फादर ऑफ सोशल चेंज थ्योरी। इन्होंने जो थ्योरी दी थी इसको हम सोशल चेंज थ्योरी कहते हैं। तो लोगों को बदलना, दुनिया को बदलना बहुत ही मुश्किल है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम दुनिया बदलने नहीं आए, हम खुद को बदलने आए और खुद को बेहतर बनाने आए। जब आपको ये चीज पता चल जाएगी तो आप समझदार हो जाते हो। लोगों को नहीं बदलना है, खुद को बदलो, और खुद को बदल के आप बेहतर इंसान बन सकते हो। सो यहाँ जब आपने देखा कर्ट लेविन ने क्या बताया, इस थ्योरी के अंदर 3 चीजें होती है। इस थ्योरी के अंदर 3 चीजें, जैसे मान लो एक गुटखा खा रहा है कोई बंदा, टोबैको खा रहा है, और टोबैको कोई खा रहा है तो उसको टोबैको छोड़नी पड़ेगी। तो नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, जब तक उस इंसान ने डिसाइड नहीं करा है कि उसको वो टोबैको छोड़नी है, तब तक उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाए वगैरह वगैरह। सो वो सब बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपको कहता हूं आप इस तरह से पढ़ाई करो, ऐसा आंसर दो। तो ये मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन आपके लिए फॉलो करना मुश्किल है। तो आपको पहला पॉइंट जो होगा वो होगा अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग, आपको याद होगा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, टीच योर टंग टू से आई डू नॉट नो। आपको ये मानना है कि पहले मेरे को नहीं आता, क्योंकि भरे हुए घड़े के अंदर कुछ भी भरा नहीं जा सकता, और अधजल गगरी छलकत जा, ये तो हमने सुना ही है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से जो कुछ भी पहले भरा हुआ है, मैं होशियार हूं, मैं ऐसे पढ़ चुका हूं, मैंने ये कर रखा है, वो निकालना पड़ेगा। और जब आप आए हो यहां पढ़ने, तो आपको यहां जो पैटर्न बताया जाता है उसको फॉलो करने की कोशिश करनी। तो सबसे पहला पॉइंट है अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग का मतलब जो आपका जम चुका है, घड़ा भर चुका है, उसको वापस गलाओ और खाली करो, उसको खाली करो। यानी कि लेट गो ऑफ एन ओल्ड पैटर्न। जो आपका पुराना पैटर्न है उसको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो गुटखा खा रहा है या जो टोबैको खा रहा है, उसको पहले अनफ्रीजिंग करना है, अनफ्रीजिंग में उसको बंद करना पड़ेगा। लेट गो द ओल्ड पैटर्न, पुराना पैटर्न छोड़ना है। अब क्या होगा, अब पुराना पैटर्न छोड़ दिया तो नया पैटर्न को कहेंगे मूविंग। पुराना पैटर्न छोड़ दिया, अब नए पैटर्न में क्या होगा कि आप नया चेंज अपना लो। नया चेंज क्या अपना लो कि आप पहले से थॉट में, फीलिंग में, बिहेवियर में, या तीनों चीजें। इसीलिए मैं पहले ही कहता हूं कि आपको ऑफिसर यदि बनना है ना, तो पहले मन में ठान लो कि तुम ऑफिसर हो, वो फील लाओ, ऑफिसर जैसा सोचो, ऑफिसर कैसे रहता है वैसे रहने की कोशिश करो, तब आप ऑफिसर बनोगे। लेकिन लोग ज्यादातर क्या करते हैं, यार अभी तो ऑफिसर है ही नहीं तो फील कहां से लाएं, ऑफिसर है ही नहीं तो ऑफिसर जैसा रहे कैसे। वो तो जब ऑफिसर बन जाएंगे ना, बाद में फील लाएंगे। तो याद रखो, बाद में फील नहीं आती, पहले यदि आप फील करोगे तो आप वैसा बन पाओगे। तो इसीलिए लोगों ने कहा है जैसी सोच वैसा आप बन जाओगे। इसीलिए आपको याद रखना है कि जैसे पहले अनफ्रीजिंग करा आपने, अपना पुराना पैटर्न जो था वो छोड़ दिया, फिर मूविंग। जैसे मैंने बताया ये न्यू पैटर्न है पढ़ने का, तो आप उसको अपनाओ, लेकिन अपनाने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। फिर से अपन वापस पहले वाली तरफ भागेंगे कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, पहले वाला ही अच्छा था। हर किसी को ऐसा ही लगता है, लेकिन भागना नहीं है। और धीरे धीरे यदि आप डटे रहे तो आपको नए वाले पैटर्न में मजा आ जाएगा। जैसे जो लोग मेहनत से ऑनलाइन लगातार पढ़ रहे ना, अब वो बच्चे यही कह रहे हैं कि सर क्लास के अंदर वो व्यक्तिगत अटेंशन नहीं मिल पाता जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो। तो क्यों? क्योंकि यदि आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटा, टीचर ने जो बताया आप दोबारा नहीं देख सकते। तो असली पढ़ाई, पर्सनल पढ़ाई ऑनलाइन ही है। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप इस वीडियो को जितनी बार चाहो सुन सकते हो। लेकिन यदि क्लास में बैठे हो, आपने ध्यान नहीं ली, आपको नींद आ गई, टीचर ने जो बोला वो गया। तो इसीलिए जब आप अपनाओगे तब फिर जाके आपकी ये नई आदत पड़ जाएगी, और इसको कहेंगे रीफ्रीजिंग। इसको क्या कहेंगे? रीफ्रीजिंग, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चेंज और न्यू हैबिट। तो लगभग 3 वीक के अंदर हैबिट बन जाती है। यदि आप लगातार पहले वाले को छोड़ के नए वाले में मूविंग करके उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहो, तो आप नई आदत अपना लोगे। सो अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग, ये 3 चीजें होती है कर्ट लेविन के अनुसार चेंज की थ्योरी। और
ये आप अपने जीवन में अपनाओ, अपने जीवन में अपनाओ। आइसक्रीम होती है, उसको पिघला के दूध बनाया जा सकता है अनफ्रीजिंग, उसके अंदर फ्लेवर वाली चीज मिला के उसको वापस रिफ्रीजिंग करके आप कुछ और बना सकते हैं। सो यहाँ चेंज ही प्रकृति का नियम है। और चेंज करना कैसे? चेंज अनकंफर्टेबल जरूर होता है, पर चेंज का नतीजा बहुत अच्छा होता है। तो उस अनकंफर्ट को फील करोगे तभी आप चेंज हो पाओगे, वरना मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। दुनिया आगे निकल जाएगी, दुनिया आगे निकल जाएगी। अपने को लगातार लगातार चेंज करना चाहिए, और चेंज करते जाओगे, अपने आप को अपग्रेड करते जाओगे, तो आप बढ़िया करोगे। अब यहां पर एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कहते हैं हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स। ये हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, फेमस हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था? ये क्वेश्चन कई बार आया, हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट या इफेक्ट क्या है? मैक्स वेबर, फ्रेडरिक टेलर, हम पढ़ चुके हैं। हेनरी फोर्ड, तो ये फोर्ड कंपनी वाले। सो ये हाथॉर्न इफेक्ट किससे संबंधित है? तब आपको आंसर देना है एल्टन मायो। अभी हाथॉर्न इफेक्ट क्या है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाथॉर्न इफेक्ट क्या है? जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे तो एल्टन मायो ने एक प्रयोग करा। एल्टन मायो ने एक प्रयोग करा, हाथॉर्न इफेक्ट। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप बाल कटवाने पार्लर जाते हो, तो जो पार्लर के अंदर मिरर होता है ना, पार्लर वाला मिरर, उसमें आप बहुत ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम नजर आते होंगे। जो लेडीज है, गर्ल्स है, वो खूबसूरत नजर आती होगी और आदमी जो है वो हैंडसम नजर आता होगा। नोटिस किया कि नहीं आपने ये? या जो शोरूम के अंदर आप जो ड्रेस ट्रायल कर रहे हो, ट्रायल रूम के अंदर, तब वो ड्रेस आपको बहुत मस्त लगती है, लेकिन हो सकता है घर पे आके जब आप अपने आईने में देखे, मिरर में देखे, तो आपको यार थोड़ा फर्क नजर आता है। जैसा वहां फील हो रहा था शोरूम में, वैसा यहां नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और यही है हाथॉर्न इफेक्ट। क्या है हाथॉर्न इफेक्ट? तो शोरूम में या पार्लर के अंदर क्या होता है? लाइटिंग होती है, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, और अच्छी लाइटिंग से बहुत अच्छा माहौल बनता है, और हमको लगने लगता है यार क्या ड्रेस है, क्या हेयर कट है, और क्या हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहा हूं या लग रही हूं मैं। तो एल्टन मायो ने क्या करा कि कंपनी के अंदर एक सिंपल सा माहौल से लोग बोर हो जाते हैं, रोज रोज उसी जगह बैठने में, रोज रोज उसी जगह बैठ के वही माहौल। तो कंपनी में क्या चेंज करो? लाइटिंग इंप्रूव कर दो, कलर अच्छा कर दो, इंटीरियर बदल दो, कुर्सियां बदल दो, आदमी को मजा आने लगेगा, वाह नई जगह, और काम करना शुरू कर देता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये हाथॉर्न इफेक्ट है। तो हाथॉर्न इफेक्ट क्या है? तो आपको याद रखना है, ये हाथॉर्न एक प्लांट है। जिस कंपनी में ये हुआ था, तो ये एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी जिसका प्लांट का नाम था हाथॉर्न प्लांट। तो उस प्लांट में ये प्रयोग किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हाथॉर्न इफेक्ट। हाथॉर्न इफेक्ट। अब जब आपने कहा कि ये प्रयोग किसने किया, तो आपको बताना है एल्टन मायो। और एल्टन मायो ने 1920 के दशक में ये प्रयोग करा। ये सारे एग्जाम्पल ओरिजिनल है मेरे, क्योंकि मैं कोई कोचिंग में पढ़ के बना हुआ टीचर नहीं हूं। मैं प्रोफेशनल टीचर हूं जो 20 सालों से पढ़ा रहा हूं, और मैं खुद इनको मैन्युफैक्चर करता हूं लाइफ के दिनचर्या को देखते हुए। सो ऑल ओरिजिनल, कॉपीराइट कंटेंट। अब आपने देखा होगा कि जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता मैं हर बार अलग बताता हूं, ये सेम रटा रटाया डायलॉग नहीं बोलता। यदि आप मेरे साथ रहोगे तब आपको पता चलेगा कि ओरिजिनलिटी क्या चीज है। सो हाथॉर्न प्लांट के अंदर एल्टन मायो ने ये प्रयोग करा, इसलिए इसको कहते हैं हाथॉर्न इफेक्ट। और उन्होंने क्या करा? लाइटिंग चेंजेस और सिंपल चेंज इन वर्क स्ट्रक्चर। जैसे पहले किसी की ड्यूटी थी 8 से 5, अब क्या करा? उसकी ड्यूटी को कर दिया 9 से 6। टाइम तो वही है, लेकिन अब वो 1 घंटा लेट आ रहा है, ये सोच के वो खुश हो गया। या फिर ब्रेक टाइम, पहले लंच होता था 1 बजे, अब 12:30 कर दिया, कर्मचारी खुश, अरे आधा घंटा पहले लंच, अरे खाना ही तो खाना है। या फिर पेइंग अटेंशन टू ओवरऑल वर्कर्स नीड,
किसी ने कहा सर यहाँ एक गर्मी हो रही है, पंखा कूलर एसी लगवा दो, लगा दिया, और इससे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव, मतलब वो ज्यादा काम करने लगे, कंपनी का फायदा होने लगा। तो फिर जब आपको पता चला कि सिंपल चेंज जैसे लाइटिंग सुधारना या वर्किंग टाइमिंग को चेंज करना, और इससे कर्मचारी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये हावथॉर्न प्लांट के अंदर एल्टन मायो ने दिखाया, इसलिए इसको कहते हैं हावथॉर्न इफेक्ट। इसलिए आपने देखा होगा आजकल सब कंपनीज का इंटीरियर जो है वो काफी अच्छा रहता है, वेल फर्निश्ड रहता है, जिससे कर्मचारी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए। यस मुझे याद है जब ये बैच शुरू हो रहा होगा तब आप में से कई लोगों के मन में शक था कि यार ये एमसीक्यू कैसे पढ़ाएंगे, ऐसा कोई क्रैश कोर्स होता है क्या, है ना, और इस तरीके से क्या वो क्वालिटी मेंटेन होगी। बहुत लोगों के मन में ये डाउट था, लेकिन हमें पता था कि हम कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाना है, और जो नई चीज है वो चेंज आप में कैसे लाना है, और वो हम लेके आए हैं तो हम कामयाब हो गए हैं, और इसमें आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरीके से बदलते रहोगे और चेंज को अडॉप्ट करते रहोगे ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, लगातार सीखते जरूर रहना है, ओपन माइंड रहना है, भरा हुआ घड़ा नहीं बनना है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा। हाँ, हर आदमी का अलग तरीका होता है, हर आदमी का एक अलग स्टाइल होता है, पर अपनी यूनिकनेस को मेंटेन करना है आपको, दूसरों के जैसा नहीं बनना है। जब आप यूनिक हो ना, तो कई लोग आपको कहेंगे यार आप ऐसे अलग क्यों हो, तो अलग होना ही आपकी स्पेशलिटी है। जब आप दूसरों के जैसे हो जाओगे ना, तो आप भीड़ बन जाओगे, और भीड़ का कोई सानी नहीं होता। सो बी यूनिक और प्राउड टू बी योरसेल्फ। अपनी खूबियों को निखारिए, कमियों को सुधारिए, इस पे मेहनत करते रहिए। सो ये हावथॉर्न इफेक्ट। यहां पर एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। एस्टिमेशन, प्रिपरेशन, अप्रूवल, allocation, appropriateness and monitoring are the steps of what? एस्टिमेट करना, तैयार करना, अप्रूवल लेना, अलग अलग अलोकेट करना, अप्रोप्रिएट है या नहीं ये मॉनिटर करना, ये सब किसके स्टेप्स है? स्टाफिंग के, रिकॉर्डिंग के, बजटिंग के, या कोऑर्डिनेटिंग के? यस, ज्यादातर लोगों को डाउट नहीं था, पर कुछ लोगों के मन में शंका हो सकती है नई चीज के प्रति, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अब यहां पर जब हम पोस्ट कॉर्प देख रहे थे, पोस्ट कॉर्प को एलिमेंट के तौर से देख रहे थे, तो अभी तक हम प्लानिंग पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हैं, और डायरेक्टिंग पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे जो यहां पे पूछा हुआ। स्टाफिंग नहीं होगा। देखो, एस्टिमेट करना मतलब कितना खर्चा होगा, और उसको अलग अलग हेडिंग में, फिर मॉनिटर करना कि वो खर्चा बराबर हो रहा है या नहीं। इसीलिए वो होगा बजट, लेखा जोखा। आंसर होगा सी। सो बजट पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बजट के बहुत सारे टाइप है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। द बजट विच इंक्लूड्स परचेज ऑफ ए लैंड, बिल्डिंग, मेजर इक्विपमेंट ऑफ कंसिडरेबल एक्सपेंसेस, लॉन्ग रेंज प्लानिंग इज कॉल्ड एज। भाई, कोई कंपनी बनानी है तो आप जमीन लोगे, बिल्डिंग बनाओगे, शुरुआत के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लाओगे, तो ये जो बजट है ये शुरू में लगाना पड़ता है। और ये कौन सा बजट है? क्या ये कैपिटल बजट है? क्या ये ऑपरेशनल बजट है? क्या ये कैश बजट है? क्या ये लेबर और पर्सनल बजट है? सो पर्सनल और पर्सनल में फर्क है। ये पर्सनल का मतलब होता है लोग, पर्सनल का मतलब होता है लोग, जो टीम में काम करने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं पर्सनल। यस। अब आप सोच रहे हो कि बिल्डिंग लेने के लिए
या जमीन लेने के लिए कैश चाहिए, तो इसलिए लिख रहे हो कैश बजट। नहीं, कैश बजट नहीं होगा, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो आजकल तो। यस, अक्सर आपने कैश का एक दूसरा नाम सुना होगा कि काम बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल। तो लोगों को लगा होगा कैपिटल राजस्थान की जोधपुर है या जयपुर है, जयपुर है, या फिर इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो वहीं पे बिजनेस होगा। कैपिटल मतलब राजधानी नहीं। सो कैपिटल का मतलब होता है पैसा, एक साथ शुरू में लगाने वाला पैसा, और इसलिए उसको कहते हैं कैपिटल बजट। वो शुरुआती इन्वेस्टमेंट की इतने करोड़ में ये काम शुरू होगा, तो वो होता है कैपिटल बजट। अब आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली, अब हर दिन हर महीने प्रोडक्ट बनाने के, लोगों को तनख्वाह देने के, लाइट बिल के जो खर्चे होते हैं, जो उसको चलाने का खर्चा होता है, चलाने को खर्चे को क्या कहते हैं, तब आपको बताना है ऑपरेशनल बजट। और उसमें से सिर्फ तनख्वाह या लेबर या जो लोगों को सैलरी का बजट होता है उसको कह सकते हो लेबर और पर्सनल बजट। तो बजट क्या है? बजट क्या है? फाइनेंस। और फाइनेंस के लिए आपको एक वर्ड याद रखना, फिस्कल। फिस्कल, फाइनेंस तो आपने सुना होगा, फिस्कल ज्यादा सुना नहीं होगा। फाइनेंशियल यानी कि फिस्कल, फिस्कल प्लानिंग। ये फिजिकल नहीं है, फिस्कल प्लानिंग है। फिस्कल प्लानिंग और बजटिंग। आपने देखा होगा सरकारें बजट पेश करती है, लेखा जोखा, अखबार में बजट के दिन आता है, ये महंगा, ये सस्ता, ऐसा कुछ। अपने घर का भी एक बजट होता है। पापा की तनख्वाह आते ही मम्मी के पास लिस्ट रहती होगी कि किसको क्या पैसा देना है, कैसे महीना चलाएं। ये होता है बजटिंग। सो बजटिंग का मतलब क्या है कि एडवांस में प्लान करना, आमदनी और खर्चों का लेखा जोखा। ये एक्चुअल खर्चों का नहीं है, प्लान्ड खर्चों का, जो खर्चे हम करने वाले हैं उसकी प्लानिंग। तो बजटिंग इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, क्योंकि बिना बजट के सब फेल है। तो मैनेजमेंट का हार्ट क्या है, उसकी सांसें कहां अटकी हुई है, तो आपको बताना बजट पे, बजट। और बजटिंग इज हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और बजट को सिंपल भाषा में कैसे देखें? लिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक तरफ तो इनकम, एक तरफ एक्सपेंडिचर, उसकी लिस्ट, यानी कि आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा बजट है। आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा बजट है, यानी कि ये प्रपोज्ड इनकम, आने वाली इनकम और होने वाले खर्चे, ये खर्चा करने से पहले का हिसाब है, प्लान है। प्रपोज्ड लिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगले वित्तीय वर्ष, आने वाले साल के अंदर कैसे हम सोचते हैं हमें इनकम कहां से होगी और हमारे खर्चे कहां से होंगे, इसका जो प्लान होता है उसको कहते हैं बजट। बहुत टाइप के बजट होते हैं। कुछ बजट्स जैसे प्लान बजट। प्लान बजट का मतलब क्या? जैसे आप स्टूडेंट हो, अब आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो तो आपकी हॉस्टल फीस जो है वो आपको पहले ही पता है, ये हॉस्टल फीस। फिर मान लो आप कहीं कोई मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट का खर्चा, वो भी मंथली फिक्स है। अब इसके साथ साथ आपको अपने कोई क्लोथ का वॉशिंग, क्लीनिंग ऐसा है, वो भी फिक्स है। तो ये तो आप प्लान्ड खर्चे, प्लान्ड बजट जो ऑलरेडी प्लान होते हैं। अब अचानक से आप बीमार पड़ गए, क्योंकि किसी ने प्लान थोड़ी करा था बीमार पड़ेंगे। अब बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल के अंदर 8-10 हजार रुपए अचानक से खर्च हो गए, तो ये होता है अनप्लान्ड बजट। ये क्या होता है? अनप्लान्ड बजट। तो इसको हम नॉन प्लान्ड बजट भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये इमरजेंसी है। क्या है? इमरजेंसी। और किसी ने इमरजेंसी को प्लान नहीं करा था, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। सो ऐसा अनप्लान्ड बजट भी हो सकता है, वो भी रखना पड़ता है कुछ। अब इसके साथ साथ एक होता है जीरो बजट। जीरो बजट का मतलब पूरा मनी जीरो नहीं हुआ है, मनी जीरो नहीं हुआ है, उसमें अब न्यू पैसा नहीं लगा, न्यू पैसा जीरो है। जैसे आपके घर वालों ने यदि आपको पढ़ा लिखा दिया, अब कई लोगों के पापा ने बता दिया कि अब तेरे को न्यू बजट जो है वो जीरो है। न्यू बजट जीरो मतलब अब मेरी तरफ से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं, तू जाने तेरा काम जाने।
तुझे पढ़ना है तो काम कर हॉस्पिटल में और उसी से पढ़। भाई तुम मेरे को कुछ दे नहीं सकता, ये अलग बात है, पर कुछ ले तो मत, वो होता है जीरो बजट। यानी कि कुछ कंपनीज के मैनेजमेंट क्या करते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, कंपनी को बताते हैं तुम खुद चलाओ अपना, अब नया इसमें एक पैसा भी नहीं लगेगा, तो वो होता है जीरो बजट। यानी इस साल में उसको नया पैसा जीरो मिलेगा, नया पैसा जीरो मिलेगा। और जो मेन टाइप होता है कैपिटल बजट। क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसी कंपनी के लिए लैंड लेनी हो, किसी कंपनी के लिए बिल्डिंग लेनी हो, या फिर किसी कंपनी के लिए शुरुआत में कुछ इक्विपमेंट्स लेने हो, बिजनेस शुरू करने के लिए जो चाहिए होता है वो कैपिटल बजट कहलाता है, और ये बड़ा बजट होता है कैपिटल बजट। अब कंपनी खोल दी तो उसको डे टू डे दिनचर्या को चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है ऑपरेशन के लिए, उसको चलाने के लिए, सो एक्सपेंडिचर टू रन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल बजट। जो प्रतिदिन प्रतिमाह खर्चा होता जाएगा कंपनी चलाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो होगा ऑपरेशनल बजट, ऑपरेशनल बजट। ऐसे बहुत सारे टाइप के बजट हो सकते हैं। इसमें से एक होता है सीलिंग बजट। सीलिंग बजट का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट फिक्स होती है। सीलिंग का मतलब अपर लिमिट, अपर। अब कुछ लोगों के घर वालों ने जीरो बजट कर दिया कि देख बेटा अब और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा है कि देख मेरी तरफ से तुझे मिलेंगे मंथली 5,000। अब इससे तू हॉस्टल में रहे, रूम लेके रहे, खाना बना के खाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा पर मंथ जो है वो 5,000 से ज्यादा 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं, चाहे तू बीमार हो जाए, चाहे इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो वो है सीलिंग बजट। क्या है सीलिंग, यानी कि अपर लिमिट, जो छत होती है सीलिंग, अपर लिमिट। ऐसे ही एक होता है सनसेट बजट। सनसेट का मतलब होता है डूबता सूरज। डूबता सूरज का मतलब कंपनी डूबने वाली। जैसे एक तरफ वो किंगफिशर की एयरलाइन थी, कंपनी डूबने लगी, तो अब डूबते हुए पे और पैसा कौन लगाएगा, डूबते हुए पे और पैसा कौन लगाएगा, तो और पैसा लगाने से अच्छा ये डूब ही जाए, तो मालिक हाथ खड़े कर देते हैं, मालिक हाथ खड़े कर देते हैं कि हो जाने तो दिवालिया, डूब जाए कंपनी। तो इसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सेल्फ डिस्ट्रक्शन याद रखना, खुदकुशी। उस कंपनी की ये सूर्यास्त हो रहा है, सनसेट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। धीरे धीरे करके उसमें से पैसा हटा लो, कंपनी जाए तो जाए। तो ऐसा भी कई बार होना पड़ता। सो एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर ये कंपनी बंद करनी है, ये मैनेजमेंट ने तय कर लिया, तो उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, तो वो सनसेट बजट या सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला बजट। क्योंकि बहुत बार बिजनेस के अंदर कंपनियां बंद करनी पड़ती, क्योंकि आप एक घाटे में चलती हुई कंपनी को जिंदा रखने के लिए और पैसा नहीं खर्च कर सकते। मैनेजमेंट में एक ही रूल है कि नेवर वेस्ट गुड मनी ऑन अ बैड प्रोडक्ट। इससे अच्छा है कि आप इन्वेस्ट करके और पैसे लगा के एक न्यू प्रोडक्ट और गुड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। सो सेल्फ डिस्ट्रक्ट बजट भी हो सकता। और जैसे लेबर और पर्सनल बजट, यानी कि जो सैलरी की एडिंग में कर्मचारियों की तनख्वाह, उस पे जो बजट खर्च होता है उसको पर्सनल बजट कहते हैं। पर्सनल या लेबर बजट, पर्सनल और लेबर बजट। सो ये बजट के कुछ टाइप हो सकते हैं। अब यहां इमरजेंसी के लिए जो वर्ड यूज होता है कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे अपनी मम्मी घर में कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखती है कि मुसीबत में काम आएगा, और ऐसा करते करते मम्मी ने काफी पैसे जमा कर लिए। ये हमें कब पता चला, ये हमें पता चला नोटबंदी हो गई तब। नोटबंदी हो गई तब पता चला कि भाई साहब मम्मी ने इमरजेंसी के नाम पे काफी पैसे जमा कर लिए। फिर आपको पापा को बताए बिना ही बैंक भेज रहे थे कि ये पुराने नोट बदलवा के ले आओ, तब आपने मम्मी से भी कमीशन मांग लिया होगा। सो ये कंटिंजेंसी मतलब इमरजेंसी के लिए जो फंड होता है वो भी रखना पड़ता है, कंटिंजेंसी वर्ड आता है उसके लिए। ये सब फाइनेंशियल लैंग्वेज है, फाइनेंशियल लैंग्वेज। अब यहाँ पर कुछ न्यूअर कंसेप्ट है मैनेजमेंट के, हालांकि वो अपने लिए न्यू है, बाकी काफी टाइम से चल रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, एक वर्ड है एमबीओ, इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एज एन ऑर्गेनाइजेशनल टूल वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एज इट इज।
ये MBO, ये MBA नहीं है, MBO है। ये किसने एक्सप्लेन करा? रॉबर्ट ओवेन ने, ह्यूगो मॉन्स्टरबर्ग ने, या हेनरी टाउनी ने, या पीटर एफ डकर ने? ये MBO वर्ड किसने दिया? तो आपको याद रखना है, MBO से डकर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, गिवन बाय पीटर एफ डकर। और अब जब आपको पता चला yes, there are many phrases. One of them can be never waste good money on a bad product. अब इससे कुछ मिलते जुलते और भी न्यू कंसेप्ट्स। सो यहां न्यू कंसेप्ट्स जो मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो 3-5 साल तक चलते हैं, उनको कैसे मैनेज करें। तो जैसे एक सिस्टम है यहां पर, नेटवर्क सिस्टम मॉडल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल अंडर अनसर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? जैसे मान लो रेलवे ने सबसे ऊंचा ब्रिज बनाने की प्लानिंग करी जम्मू के अंदर, कटरा में, जो आज तक ऐसा काम इंडिया में हुआ ही नहीं है। तो ये अनसर्टेन कंडीशंस है। अब पहाड़ियां काटेंगे तो कैसे होगा, वहां मौसम कैसे होगा, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, फेज बाय फेज जाना होता है तब। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए कुछ मैनेजमेंट के गाइडलाइन के लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, कुछ चार्ट, कुछ पाथ, कुछ ट्री, ऐसे कुछ। सो अनसर्टेन कंडीशंस के अंदर आपको एक नेटवर्क का सिस्टम मॉडल जो प्लानिंग और कंट्रोल में यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? डिसीजन ट्री, पर्ट, गैंट चार्ट, क्रिटिकल पाथ। पर्ट क्या है? तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यूइंग टेक्निक। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यूइंग टेक्निक है ये एक। और क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको हम शॉर्ट में CPM कहते हैं। एक चार्ट होता है जिसको हम गैंट चार्ट कहते हैं। सो यहां आपको याद रखना है कि जहां पर अनसर्टेन कंडीशन में नेटवर्क सिस्टम की बात हो गई, तब आपको एक चार्ट याद रखना है, वो है पर्ट। क्या है? पर्ट, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यूइंग टेक्निक। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यूइंग टेक्निक। अभी इनके अंदर बहुत बारीकी से देखेंगे तब आपको कुछ फर्क नजर आएगा, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है पर्ट, बी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, लगभग सेम ही ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन अलग। कैलकुलेटेड टाइम एस्टिमेशन फॉर ईच एक्टिविटी, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? जैसे आप कोई काम को चरणबद्ध तरीकों से पूरा करते हो, तो हर चरण में लगने वाला सबसे लंबा समय, भाई सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कम समय लगेगा, सब कुछ बहुत खराब रहा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और एवरेज रहा तो इन दोनों के बीच का टाइम लगेगा। जैसे मान लो आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो बस से, अब बस खराब हो सकती है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, रोड पे कोई धरना प्रदर्शन हो सकता है, तो औसत कितना टाइम लगता है, वो एक बात जो रोजाना लगता है। अब खराब से खराब परिस्थिति हो जाए तब कितना टाइम लगेगा। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम को एस्टिमेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एस्टिमेशन ऑफ टाइम। यहां फोकस है टाइम पे। तब आपको क्या आंसर देना है? डिसीजन ट्री, पर्ट, गैंट चार्ट या क्रिटिकल पाथ। सो ये टाइम एस्टिमेशन का हर एक्टिविटी में, और लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो टाइम लग सकता है, हम वर्स्ट मान के चलते हैं, तो यू एक्सपेक्ट वर्स्ट बट प्लान फॉर द बेस्ट। अब इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पाथ मेथड। अब ये क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। पर्ट, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यूइंग टेक्निक।
प्रोग्राम को इवेल्युएट करके रिव्यू करना पड़ता है। यदि ठीक से काम नहीं हो रहा है तो और नया प्लान इंप्लीमेंट करें। और ये जो टेक्निक है ये यूएस नेवी ने इजाद की, यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने। और उसके अंदर यहां पर एक चीफ इंजीनियर थे जिनका नाम है बीए हैमिल्टन। सो यूएस नेवी के लिए काम करते हुए बीए हैमिल्टन ने एक टेक्निक दी जिसका नाम है PERT। और वो कहां काम करते थे? यूएस नेवी के लिए वेपन बनाने वाली एक कंपनी थी पोलरिस वेपन सिस्टम। जैसे अपन ने भारत के अंदर 2018-19 से ही रफाल वाला बात देखी थी कि रफाल जो विमान बनने वाला है वो 2024 में मिलेगा। अभी 2024 में रफाल बनेगा, इसमें 5-6 साल लगेंगे। ये कैसे? क्योंकि कोई भी वेपन रातों रात नहीं बन सकता। वो कंपनी प्लान करती है और उसमें कितना टाइम लगेगा, और भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके ये प्रोडक्ट यहां तक पहुंचे, इसमें जो टाइम लगेगा। और ये सब सिस्टम जो बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम किया जाता, तो ये 1958 के अंदर बीए हैमिल्टन ने पोलरिस वेपन सिस्टम के लिए ये एक टेक्निक बनाई और इसको PERT के नाम से जाना जाता। तो ये चरणबद्ध चीजों में यदि आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करा होगा, तो आपको टीचर्स ने पूरी टाइमलाइन दी हुई होती है कि आप स्टेटमेंट ढूंढना है आपको 5 दिन में, स्टेटमेंट को फाइनल करके सिनॉप्सिस बनाना है 10 दिन में, फिर टूल बनाना है 15 दिन में, फिर टूल को डेटा कलेक्ट करके लेके आना है 1 महीने में, फिर उसका एनालिसिस करना है और फिर उसकी रिपोर्ट बना के सबमिट करना है 4 महीने में। ये सब स्टेप बाय स्टेप हुआ कि नहीं? सो जो एक स्टेप का अगले स्टेप के साथ क्या नेटवर्क है और फाइनल रिपोर्ट कब आ जाएगी, ये जो आप देखोगे ये ओवरऑल प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू। सो अभी आप कहां हो, कोई भी इवेल्युएट कर सकता है। यदि आपको इस चरण में ज्यादा टाइम लग रहा है तो हो सकता है कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे, उसको रिव्यू करके इवेल्युएट करो। यदि गलत हो तो अपना दूसरा प्लान ले लो। तो इस प्रकार से प्लान को आप इवेल्युएट और रिव्यू करते जाते हो। तो ये नेटवर्क डेवलपमेंट का जो एक तरीका होता है ये कहलाता है PERT। क्या कहलाता है? PERT। ये उदाहरण के लिए चार्ट है, सिर्फ उदाहरण के लिए। अब यहां पर जब हम PERT के अंदर देखें तो नेटवर्क डेवलपमेंट में आपको 2-3 चीजें देखनी। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। जब आप कहीं जाते हो तो आपको रोज यदि उस जगह पे जाते हैं तो आपको पता है कि आपके घर से वहां जाने में 15 मिनट लगे। तो 15 मिनट का मतलब क्या कि सब कुछ ठीक ठाक रहा जैसे हमेशा होता है तो उतना ही टाइम लगेगा। वो आपकी आशा यानी कि ऑप्टिमिज्म है, इसको हम आशावादी टाइम कहते हैं। सो दिस टाइम अज्यूम्स दैट एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू द प्लान और मिनिमम डिफिकल्टीज विल अराइज इन 1% केसेस। यानी आपको कोई खास डिफिकल्टी नहीं आएगी तो कितना टाइम लगेगा, तो वो तो हो गया ऑप्टिमिस्टिक। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा प्लान, एग्जाम वगैरह देने जाते हैं तब 15 मिनट पहले नहीं निकलते, सब कुछ गड़बड़ हो जाए फिर भी हम पहुंच जाएं, ऐसा प्लान लेके चलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन होता है मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम, बी। मोस्ट पेसिमिस्टिक का मतलब नेगेटिव, नकारात्मक। यानी कि दिस अज्यूम्स, ये मान के चलते हैं कि एवरीथिंग विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। गाड़ी खराब हो जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा, सब मान लो। देन द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफिकल्टी विल डेवलप। तो ऐसा भी 1% केसेस में होगा। अब ज्यादातर में ना जैसा आपने सोचा वैसा होगा, ना जो खराब होगा वो होगा, इसके बीच का कुछ होगा। सो आपको ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम दोनों मान के चलने और दोनों से आपको एक नॉर्मल टाइम निकालना है जिसको कहते हैं मोस्ट लाइकली। ना मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक होगा ना पेसिमिस्टिक होगा, तो नॉर्मल टाइम कैसे निकालें? नॉर्मल टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है टाइम एस्टिमेट करने के लिए, और वो क्या है, a + 4m + b डिवाइडेड बाई 6। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैनेजमेंट की भाषा में, आप इससे थोड़ा अवेयर रहे, कई क्वेश्चन बने तो आंसर कर देना। अब इसके अंदर E क्या है, एस्टिमेटेड नॉर्मल टाइम। एस्टिमेटेड टाइम जो आपका होगा वो
ए जो है, जो अपन ने पढ़ा सब ठीक रहा तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। एम क्या है कि नॉर्मल टाइम, और बी जो है मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम। जो आपको लगने वाला टाइम होगा वो टाइम एस्टिमेट को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड टाइम इज इक्वल टू ए प्लस 4m प्लस बी डिवाइडेड बाई 6। इसे आप मैनेजमेंट में हर चरण में लगने वाला टाइम इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं। अब इससे मिलता जुलता एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड। अब हमें एग्जाम सेंटर तक जाना है तो कौन सा रास्ता लें? क्यों? क्योंकि कोई रास्ता शॉर्टकट है लेकिन वहां ट्रैफिक जाम की संभावना ज्यादा हो सकता है, आगे सड़क बंद हो। कोई रास्ता लॉन्ग कट है, वहां ज्यादा डीजल है लेकिन वहां रोड बंद होने की संभावना कम है। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कितना टाइम है, हम जरूरी नहीं हमेशा शॉर्टकट वाला रास्ता ही अपना, कई बार लॉन्ग कट से जाना भी फायदे का सौदा हो सकता है। सो क्रिटिकल पाथ मेथड CPM, ये एक ड्यूपॉन्ट प्लांट था, ड्यूपॉन्ट, और वहां पे कैली एंड वॉकर ने ये तरीका बताया 1940 में। सो क्रिटिकल पाथ मेथड से ड्यूपॉन्ट याद रखना, और वहां पे काम करने वाले कैली और वॉकर ने ये तरीका बताया। अब इसमें होता क्या है, इट इज क्लोजली रिलेटेड विद पर्ट। दिखने में आपको ये पर्ट जैसा ही दिखेगा, पर्ट जैसा ही दिखेगा, लेकिन क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो आपको क्या कैलकुलेट करेगा? इट कैलकुलेट अ सिंगल एस्टिमेट ऑफ टाइम फॉर ईच एक्टिविटी एंड देन लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। तो वहां पे आपको ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, नॉर्मल ऐसे टाइम कैलकुलेट करने होते हैं पर्ट में, लेकिन यहां पर क्या होगा कि हर एक्टिविटी में सिंगल लॉन्गेस्ट टाइम कितना लगने वाला है सिर्फ वही एक एस्टिमेट करते हैं, और वो कहलाता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो जहां सिंगल लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर ईच एक्टिविटी लिखा हुआ हो तो वो होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। जहां हम नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं वो होता है पर्ट, वो होता है पर्ट। अब क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर हम कब ये देखेंगे, तब आपको याद रखना ये तभी यूजफुल होगा वेयर द कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट फैक्टर। जब पैसे की बात होगी, सरकार एक पुल बनाना शुरू करती है तो वहां टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 10 साल तक लटका रहा, पुल बना ही नहीं। लेकिन जो पुल पहले 1000 करोड़ में बनने वाला था अब 10,000 करोड़ हो गई उसकी कीमत 10 साल बाद। तो जहां कॉस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर है तो आपको वहां क्रिटिकल पाथ मेथड यूज करना चाहिए। ऐसे ही मैनेजमेंट में कई जगह चार्ट यूज किया जाता है जो गैंट ने दिया था, इसलिए उसको कहते हैं गैंट चार्ट। गैंट चार्ट ये हेनरी एल गैंट ने 1910 में दिया था, और ये शुरुआत में ही था चार्ट। ये क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट बाद में आए, इसलिए अपन गैंट चार्ट को भी पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटीज में यूज होता है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कुछ भी आप बना रहे हैं, जैसे एक फैक्ट्री में कार बन रही है, एक हथियार बन रहा है, वहां पे ये काम होता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज के। तो अब यहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर पहले प्लानिंग फेज है, फिर डेवलपमेंटल फेज है, फिर टेस्टिंग फेज है, और वो कार मार्केट में कब आ जाएगी। तो इस तरीके का एक चार्ट बनाया रहता है कि ये जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, दिसंबर तक कैसे ये प्रोजेक्ट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्शन की एक्टिविटीज के अंदर जो बिल्डर एक टाउनशिप बना रहा है तो वो बताता है फेज 1 के अंदर ये बनेगा, 2 के अंदर, 3 के अंदर गार्डन कब बनेगा, स्विमिंग पूल कब बनेगा। तो ऐसे चार्ट भी यूज किए जा सकते हैं। हालांकि आपको इनके जनरल मीनिंग समझ में आ गए होंगे तो भी आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही जो वर्ड था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है, होता क्या है, कोई भी एक कंपनी होती है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव या गोल होता है, वो कंपनी किस लिए काम कर रही है, फिर उसके सारे एम्प्लॉय होते हैं, सारे एम्प्लॉय होते हैं, और सारे के सारे एम्प्लॉय इस गोल को अचीव करने का काम करते हैं। यानी एक बड़े गोल की तरफ लगे हुए हैं सब, लेकिन बड़ा गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ एक एम्प्लॉय के बस की बात नहीं, उसको पता ही नहीं चलता कि वो योगदान दे रहा है या नहीं दे रहा है। कुछ लोग योगदान दे रहे हैं तो भी काम होता है, कुछ लोग योगदान नहीं देते तो भी काम हो जाता है। सो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी एक और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का एक तरीका है। और ये किसने दिया ये मेथड, तो आपने याद रख रखा है, पीटर डकर ने 1954
ये 1954 आप प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वगैरह पढ़ते हो ना, वैसे याद रखना। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो छोटे छोटे गोल बनाओ। जैसे अपने घर परिवार की तरक्की अकेले पापा के हाथ में नहीं है, लेकिन हम सबको भी एक टारगेट होना चाहिए कि छोटा बच्चा ये करेगा, बड़ा ये करेगा, वाइफ ये करेगी, बाकी परिवार के सदस्य क्या करेंगे, और हर गोल अचीव होते ही रिपोर्ट दें और उसको नया काम दे दें, तो काम इजी हो जाता है। इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ, इज अ प्रोसेस whereby superior and subordinate jointly identify the common objectives। जहां सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, जो ऊपर और नीचे काम कर रहे हैं, वो साथ में मिलके कॉमन ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करते, फिर वो असेस करते हैं कि हर इंडिविजुअल कैसे उसमें योगदान दे सकता है। देन इंटीग्रेट इंडिविजुअल विथ द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू मेक बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कि कौन कैसे योगदान दे सकता। बड़े ऑब्जेक्टिव को मिलके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में बांटे और कौन किसका जिम्मा उठा ले और फिर वो काम करे और उसको करके दिखा दे। तो ये है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ। पीटर डकर ने ये बताया, पीटर डकर ने ये बताया। अब इसमें हम ये कर कैसे सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि पहले तो आपका जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, वो आपने सेट कर दिया। फिर उसी हिसाब से छोटे छोटे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए और हर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एम्प्लॉय को काम में लगा दिया। उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहो, उसको मेंटरिंग करते रहो, उसको गाइड करते रहो कि हाँ भाई तू सही चल रहा है या गलत चल रहा है तो उसको सुधारो, यानी उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते रहो। और यदि वो अच्छा कर रहा है तो उसको अवार्ड दो, और जिससे वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। यानी ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। आप खुद को भी इस तरीके से छोटे छोटे टास्क देके बड़ा टास्क पूरा कर सकते हो। ये साइंटिफिक तरीका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहलाता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैनेजमेंट के अंदर कि आप संसाधनों को मैनेज करें। संसाधन यानी कि मटेरियल को मैनेज करें, और मटेरियल मैनेजमेंट, इंसान को तो आप मैनेज कर लेते हो, मटेरियल मैनेजमेंट एक बड़ा साइंस है कि सामान यदि वेस्ट हो गया तो बड़ा लॉस हो सकता है कंपनी। मटेरियल मैनेजमेंट में इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट ऑफ सप्लाई। जो आपके सप्लाई आ रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हो, उसकी पूरी लिस्ट जो होती है उसको कहते हैं इन्वेंट्री। अब उसको कैसे कंट्रोल करें? जरूरत से ज्यादा चीजें भर ली तो वेस्ट, चीजें कम पड़ गई तो काम नहीं होगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको बैलेंस बनाए रखें। और इसके अंदर एक मेथड है जो है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस, so basis of ABC analysis in inventory control depends on what? Annual consumption value, criticality यानी कि यूजफुलनेस या वाइटलिटी ऑफ द आइटम, यूनिट कॉस्ट ऑफ द आइटम, प्रोक्योरमेंट डिफिकल्टी एंड मार्केट अवेलेबिलिटी। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है लेना। जैसे आपको कोई चीज खरीदनी होती है तो आप उसको प्रोक्योर करते हो। क्या करते हो? प्रोक्योर करने का जो तरीका होता है, और मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है तो आपको लेने में मुश्किल होगी। तो यहां एबीसी एनालिसिस में जो सप्लाईज है उनको ए बी सी 3 कैटेगरी में बांटा है। किस आधार पर? किस आधार पर? एनुअल कंजप्शन रेट ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। ए किस आधार पे बता रहे हो आप? इसका आंसर होगा सी। जो महंगे इक्विपमेंट्स होंगे, कुछ मीडियम रेंज के इक्विपमेंट्स होंगे, कुछ सस्ते इक्विपमेंट्स होंगे, उसकी यूनिट कॉस्ट के हिसाब से आप उसको बांटते हो। कॉस्ट, वैल्यू का मतलब, वैल्यू का मतलब यहां आप कॉस्ट मत देखो, यहां लिखा है एनुअल कंजप्शन वैल्यू। एनुअल कंजप्शन का मतलब होता है सालाना उसकी खपत, उसकी खपत कितनी। जो ज्यादा खपत होता है जरूरी नहीं वो ज्यादा महंगा हो, है ना। अपने घर में माचिस जल्दी खत्म हो रही है, इसका मतलब माचिस सबसे महंगी नहीं है। और अपन ने जो गोल्ड ले रखा है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब गोल्ड सस्ता हो गया, ऐसा नहीं है। तो वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना है। वैल्यू का मतलब यहां पर सिर्फ एनुअल कंजप्शन है, इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा? यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट के हिसाब से आगे पढ़ेंगे हम डिटेल। So providing drug supply and equipment needed by health personnel to deliver the health is, overall इस पॉइंट को क्या कहोगे? पर्सनल मैनेजमेंट,
पर्सनल का मतलब होता है मैन पावर, मैन पावर। ये तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ह्यूमन यानी कि जो कंपनी के रिसोर्स है वो उसके ह्यूमन बीइंग्स है, यानी उसके कर्मचारी है। इसको एचआर कहते हैं शॉर्ट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, छोटे गोल बनाना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब तो सीक्वेंस में डालना है। सो ऑब्वियसली ह्यूमन के बाद जो मैनेज करना होगा वो होगा मटेरियल मैनेजमेंट। क्या होगा? मटेरियल मैनेजमेंट। और ये मटेरियल को मैनेज करना भी एक आर्ट है और एक साइंस, एक आर्ट है और एक साइंस। कैसे? सो यहां इन्वेंट्री कंट्रोल में चीजों को आप प्रोक्योर करोगे, लोगे और आगे इश्यू करोगे, दूसरों को यूज करने के लिए दोगे। तो कौन सी चीज पहले देनी है, कौन सी चीज बाद में देनी है, इसके लिए एक तरीका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। अब ये फीफो प्रिंसिपल्स कहां फॉलो करते हैं? क्या हम इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं? क्या हम इसको परचेज करते टाइम फॉलो करते हैं, या चीजों को स्टोर करते टाइम करते हैं, या प्रोक्योरमेंट यानी सप्लाई लेते टाइम फॉलो करते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर तो सभी आएगा, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं स्टोरेज। जैसे एक दुकानदार होता है, वहां जाके आप प्रोटीन पाउडर मांगते हो या चाय पत्ती मांगते हो, तो वहां पर उसने चाय के पैकेट्स ऐसे लगा रखे होते हैं। ये बॉक्स होता है, उसके बॉक्स पे चाय के पैकेट्स ऐसे अरेंज कर रखे होते हैं, उसके पीछे कुछ, उसके पीछे कुछ। जब आप लेने जाओगे तो वो क्या आपको पहले आगे वाला पैकेट निकाल के देगा, या फिर वो पीछे वाला पैकेट पहले निकाल के देगा? तो ज्यादातर टाइम क्या होगा, वो लास्ट वाला पैकेट लाके देगा आपको। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला पैकेट पहले आया था, उसको बेचना जरूरी है, नहीं तो एक्सपायरी आ जाएगी, वो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। और इस मेथड को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि स्टोर में से जो चीज पहले आई हुई है उसको पहले यूज करने के लिए दे दो, जिससे उसकी एक्सपायरी नहीं होती। लेकिन कई जगह क्या होता है, कई जगह होता है इसका अपोजिट, लिफो। लिफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज लास्ट आई है उसको पहले आउट करना है, क्योंकि हमें चीजें फ्रेश बेचनी है। जैसे सब्जियां, तो आप सब्जी लाने गए, टमाटर लाने गए, तो जो परसों वाला टमाटर आया हुआ है वो खरीदोगे कि आज का जो फ्रेश आया है वो खरीदोगे? तो वहां पे क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो। तो अलग अलग तरीके यूज करने पड़ते हैं आपको, अलग अलग तरीके यूज करने पड़ते हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद है। सो इन मटेरियल मैनेजमेंट द पीरियड इन डेज that elapses between the placing an order and receiving the store is termed as। आज आपने ऑर्डर दिया, सप्लाई आपको 5 दिन बाद, 5 डेज बाद आपको सप्लाई मिलेगी। तो आप 5 दिन गुजारा कैसे करोगे? इसका मतलब जब आपके पास 5 दिन की सप्लाई बच जाए तब आप एडवांस ही ऑर्डर दे देते हो। और ये क्या कहलाता है कि जितने दिन का आपके पास सप्लाई बचा हुआ है वो उतना है जितना आपको ऑर्डर आने में टाइम लगेगा। इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लीड टाइम, या क्वांटिटी सर्वे, या रीऑर्डर टाइम, वापस ऑर्डर देने में लगने वाला समय। इंपॉर्टेंट है ये टाइम, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। यस, क्वांटिटी सर्वे और सी नहीं होगा, इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, लीड टाइम। इसको कहते हैं लीड टाइम। आप होटल में गए हो, खाना खाने जाते ही है, तो वहां मेन्यू कार्ड पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर देने के 20 मिनट बाद आपको सर्व किया जाएगा। वरना अपने को भूख लगी रहती है, अपन जाते ही उत्पाद मचा देते हैं, भैया ऑर्डर कब आएगा, ऑर्डर कब आएगा, है ना। और कई बार 20 मिनट से ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो जो ऑर्डर देख के सप्लाई आने में लगने वाला वक्त क्या है? लीड टाइम है। अब दुकानदार को पता है कि मान लो उसके यहाँ बॉर्नविटा खत्म हो रहा है, तो उसके हफ्ते में 4-5 डिब्बे बचते हैं, तब वो पहले ही ऑर्डर दे देता है, क्योंकि सप्लाई आने में 4-5 दिन का टाइम लगता है। अपनी मम्मी क्या करती है,
शक्कर खत्म होने वाली होती है, उसी वक्त पापा को बोलना शुरू करती है शक्कर लानी है, शक्कर लानी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है पापा भुलक्कड़ है, 4-5 बार बोलेंगे तब लाएंगे, है ना। ये थोड़ी है कि खत्म हो गई अब बोला कि लेके आओ। सो आपको याद रखना है, लीड टाइम कहते हैं इसको, ऑर्डर और सप्लाई के बीच में। इसलिए आपको उस वक्त रिजर्व रखना पड़ता है, सप्लाई रिजर्व रखनी पड़ती है, जिससे आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो, आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अब यहां पर जो हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है मटेरियल मैनेजमेंट। और मटेरियल मैनेजमेंट एम, मटेरियल मैनेजमेंट के क्या है, क्यों मटेरियल मैनेजमेंट जरूरी है, तो आपको राइट क्वांटिटी में चीजें खरीदें, ज्यादा जरूरी भी है तो ही खरीदें, नहीं तो ढेर नहीं लगाए, पैसे वेस्ट ना करें। राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। सस्ता मिल रहा है इसलिए ढेर लगा दो, नहीं, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी राइट हो। इसके साथ साथ चीजें राइट टाइम पे मिल जाए। यदि टाइम निकल गया उसके बाद मिला, जैसे तुमने रोटी ऑर्डर करी लेकिन रोटी आई नहीं, तुम्हारी भूख पानी पी के ही भर गई, तो तुम भड़क जाते हो। यानी कि सप्लाई राइट टाइम पे मिलनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है राइट प्लेस पे मिलनी चाहिए। इसके लिए मटेरियल को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है, एंड फॉर द राइट कॉस्ट, वरना इमरजेंसी के अंदर ज्यादा पैसा ना चुकाना पड़े, सही कॉस्ट पे मिले। सो सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी, सही टाइम, सही जगह और सही रेट पे चीजें मिले, इसके लिए हमें चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट। अब मटेरियल मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या है, कैसे मटेरियल मैनेजमेंट होता है। जैसे आप एक इंचार्ज बनोगे तो आपको हॉस्पिटल के स्टोर से सप्लाई लानी है, तो आप एक मैनेजर होगे, तो आपको अपनी डिमांड देनी पड़ेगी कि साहब हमें ये चीजें चाहिए, और फिर वहां से जब अप्रूव हो जाएगी तो आप अपने सप्लाईज को रिसीव करोगे, रिसीव लेते ही अपनी लिस्ट में एंट्री कर दोगे, फिर अपने वार्ड में यूज करने के लिए इश्यू कर दोगे, और इस तरीके से ये काम चलता रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है डिमांड एस्टिमेशन। डिमांड एस्टिमेशन, जैसे मान लो अब आपको मास्क चाहिए, सो मास्क कितने चाहिए, ये डिमांड आपको एस्टिमेट करनी है, डिपेंडिंग अपॉन आप वार्ड में पेशेंट कितने हैं या आपके स्टाफ कितने हैं और दिन में कितने मास्क यूज होते हैं, तो महीने भर में कितने चाहिए। या आपको सप्लाई वीकली मिलती है तो एक वीक में प्रीवियस यूज के हिसाब से डिमांड एस्टिमेशन, भाई हमारे घर के अंदर कितनी चाय, शक्कर, आटा चाहिए, ये मम्मी ने डिमांड एस्टिमेट कर रखी है, लगभग इतना ही। अब कभी कभी मेहमान आ जाएंगे तो एक्स्ट्रा लाना पड़ता, पर नॉर्मली ये डिमांड है, कितनी खपत है वो एस्टिमेट करना। इसके कई फॉर्मूले हैं, जो प्रीवियस होता है उससे अपन 10% एक्स्ट्रा मंगाते हैं कि भाई कुछ हो गया तो अचानक से आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अब जब डिमांड आपको पता चल गई कि आपको 1000 मास्क चाहिए, तो हॉस्पिटल का स्टोर उसको ऑर्डर देगा, किसी को ठेका देगा, कंपनी को टेंडर देगा, तो इसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट। हॉस्पिटल उस सप्लाई की प्राप्ति कैसे करेगा, तो इसमें ओपन टेंडर, आजकल हर चीज का टेंडर यानी कि ठेका या नीलामी होती है, ओपन टेंडर। तो इसका अखबार में एडवर्टाइजमेंट आता है या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट रहता है कि भाई आपको इस हॉस्पिटल में मास्क की सप्लाई के लिए टेंडर है, आप अप्लाई कर दो। और एक होता है रेट कॉन्ट्रैक्ट। रेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे आप दूध वाले से बंदी कर रखी है, दूध लेना है फिक्स 40 रुपए 50 रुपए लीटर, एक वो हो गया। तो इसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट, आपकी रेट फिक्स है 50 रुपए लीटर, लेकिन मान लो शादियों का, त्योहारों का सीजन है, अब दूध वाला कह रहा दूध की शॉर्टेज है, अब दूध हो गया 80 रुपए लीटर, तो आप कहोगे नहीं नहीं भैया मेरी तो रेट फिक्स है आपकी, और आपको तो त्योहार के दिन भी मुझे तो फिक्स रेट में ही देना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा रेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर क्या होता है फिक्स क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें रेट फिक्स नहीं होती, इसमें क्या होता है कि ये 1000 मास्क अब आपको ये मिल जाएंगे 10 रुपए पर पीस। अब अगली बार जरूर नहीं है 10 में मिले, हो सकता है 8 में मिले, हो सकता है 15 में मिले, वो उस वक्त देखा जाएगा। इसको कहते हैं फिक्स क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। और एक होता है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। रनिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि 1 साल तक जितने भी मास्क है वो आपको देने। अब बीच बीच में रेट बढ़ गई तो आपको भी बढ़ी हुई रेट देनी पड़ेगी, बीच बीच में रेट बढ़ गई तो उसको बढ़ी हुई रेट के साथ देना पड़ेगा। इसको कहते हैं रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, ज्यादातर टाइम यदि आपको बड़े ऑर्डर्स लेने हैं एक ही टाइम पे तो फिक्स क्वांटिटी लेते हैं, और लगातार लेता रहना है तो आप रेट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि भाई 1 साल तक मेरे को इस रेट पे देते रहना, 1 साल पे मेरे को इस रेट पे देते। यदि क्वालिटी अच्छी है, टाइम के साथ आप उसी को काम करना है, चाहे रेट भले ही बढ़े, तो आप उसको रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में देते।
अब आपको प्रोक्योरमेंट में चीजें आ गई, चाहे रेट कॉन्ट्रैक्ट से आई हो, चाहे फिक्स क्वांटिटी से आई हो, चाहे रनिंग कॉन्ट्रैक्ट से आई हो। अब आप क्या करोगे, अब आपको अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या? इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि जो स्टॉक करना, स्टॉकिंग एडिक्वेट नंबर एंड काइंड ऑफ स्टोर, नंबर में भी और टाइप्स में भी, सो दैट द मटेरियल आर अवेलेबल वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड एंड वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड। जैसे हमने देखा था कोविड में ऑक्सीजन की शॉर्टेज, ऑक्सीजन थी लेकिन बन बहुत दूर रही है और चाहिए वहां पे पहुंचने में टाइम लग रहा है। कई लोगों ने जमाखोरी कर ली तो लोगों को मिली नहीं ऑक्सीजन और बड़ी दिक्कतें हुई। तो इसको इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर एक फॉल्ट कहेंगे। तो लेकिन हॉस्पिटल में इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है? स्टॉकिंग एडिक्वेट नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्टोर सो दैट इट इज अवेलेबल वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड एंड वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड। इसको कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। और इसके अंदर एक तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो, वो है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस। सो ये एक आपको नई एबीसीडी सीखनी है, नई एबीसीडी। अब इसमें क्या कहते हैं, आपको याद रखना है कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द आइटम बाय यूजिंग वैल्यू। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, वैल्यू का मतलब यहां पे कॉस्ट है, कोई चीज की कीमत क्या है, और ये कीमत इन टर्म्स ऑफ रुपीज, उसकी रुपीज में कीमत क्या है। कोई चीज आपके लिए बेस कीमती हो सकती है क्योंकि वो आपके लिए बेहद जरूरी, लेकिन मार्केट में उसकी रुपीज में कीमत क्या है, वो कॉस्ट, उस वैल्यू को हम यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, साल में कितनी लगती है उसका नंबर, वो वैल्यू काम नहीं आ रही। यहां पर हम वैल्यू का मतलब उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है। जैसे आप एक सुई ला रहे हो तो सुई बहुत जरूरी है, उसके बिना सूचर नहीं लगेगा, या माचिस ला रहे हो उसके बिना आग नहीं लगेगी। तो वो वैल्यू उस प्रोडक्ट की उसकी कीमत से देखनी है, और वो कीमत सस्ती है तो उसको आपको लो कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा यहां पर। तो यहां इंडिविजुअल वैल्यू दैट इज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इन रुपीज, इससे हम मेजर करते हैं। और जो जैसे हमारे घर के अंदर वैल्यूएबल के अंदर सोना आता है, गोल्ड आता है, और ए कैटेगरी के अंदर कौन से आइटम्स होंगे, दे हैव हाई कॉस्ट, जो बेहद कीमती। तो हमारे घर के अंदर जो वो कीमती सामान, हीरे जवाहरात ज्वेलरी, वो कोई बोरा भर के नहीं होंगे, शायद एक छोटा बक्से में ही रख लें, लेकिन अपनी सारी जमा पूंजी का लगभग 70% हिस्सा तो वही है। बाकी आटा पड़ा हुआ है, गेहूं पड़ा हुआ है 10 बोरी, तो वो हो सकता है मीडियम कॉस्ट या सस्ते वाले में आ जाए। तो सबसे कॉस्टली जो होंगे वो ए कैटेगरी के अंदर। बी के अंदर क्या होगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट वाले। सी के अंदर क्या होगा, लो कॉस्ट। अब जैसे हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो मान लो हॉस्पिटल का बजट 1 करोड़ है, तो हो सकता है कि उसका 70% यानी कि 70 लाख रुपए तो इन्हीं को खरीदने में चले गए। लेकिन जब आके सप्लाई देखी तो वो सप्लाई के सिर्फ 10% हिस्सा है, मतलब आपको रखे हुए सिर्फ इतने से नजर आएंगे। मीडियम वाले का क्या है कि जैसे आपने बेड वगैरह खरीदते हैं तो आपको 20% पैसा उस पर खर्च करना पड़ेगा, और ओवरऑल सप्लाई का भी ये 20% आपको दिखेगा। लेकिन आपने ट्रे, आर्टिकल्स ये खरीदा, इनसे पूरा कमरा भर गया है, 70% सामान में यही नजर आता है, लेकिन कीमत लगभग इनकी 10% ही। तो ये लो कॉस्ट होते हैं, इनको आप सी में रखते हैं। तो ओवरऑल आपको कैसे बैलेंस रखना है, तो आपको याद रखना है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का 70% खर्चा आपका क्लास ए पे ही होता है, क्योंकि ये सबसे कॉस्टली होते हैं। लेकिन आप जब सप्लाई को देखोगे और नंबर ऑफ आइटम्स मिलेंगे तो वो आपको टोटल सप्लाई का लगभग 10% ही नजर। तो आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, 70-20-10। 70-20-10 मतलब जो सबसे महंगे हैं उन पे 70% खर्चा कर रहे हो। जैसे शादी है, शादी का 70% खर्चा तो गहनों पे ही होता है, लेकिन गहने कितने से दिखेंगे, ओवरऑल उसमें सिर्फ 10%। अब शादी का 20% खर्चा किस पे होगा, शादी का 10% ज्वेलरी पे, 20% खाना फूड पे होगा, और फूड आपको 20% ही दिखेगा, वो टेबल उस दिन लगी रहेगी शादी के दिन। अब शादी का 10% खर्चा होगा कपड़ों पे, और कपड़ों से हो सकता है आपको वार्डरोब भरा हुआ दिखे, तो आपको याद रखना कॉस्ट वाइज 70-20-10
और उसके नंबर्स वाइज अपोजिट 10, 20, 70, यानी कि 70% कीमत वाले सामान दिखने में सिर्फ 10% होंगे टोटल का, 20% मिडल वाले तो 20% ही दिखेंगे, लेकिन जो ओवरऑल 10% जिन पे खर्चा करा है वो टोटल सप्लाई का 70% नजर आते हैं। अपन सामान लाते ना मार्केट से, सो बादाम काजू तो लाते हैं इतने से, यदि आप 3,000 रुपए खर्चा करके आए होंगे तो 70% तो काजू बादाम पे ही हो गए, लेकिन वो 2 पैकेट, और आप आटा लेके आए हो 10 किलो तो वो हो गया 20% में, और बाकी छुटपुट सामान लाए हो बिस्किट वगैरह तो हो सकता है आपका बैग भर गया, तो 70% सामान का खर्चा तो सिर्फ 10% है, और 10% सामान का खर्चा 70% है। सो ये कॉस्ट हो गई। सो वैल्यू और कॉस्ट में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों लगभग एक ही है, पर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी ये आपको याद रखना। सो याद रखना, ए कैटेगरी वाले सबसे महंगे आइटम्स अपने बजट का 70% खा लेते, बी क्लास वाले मीडियम रेंज वाले बजट का 20%, और सी क्लास वाले लो कॉस्ट वाले अपने बजट का 30%। तो ये 70-20-10 का फॉर्मूला हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन सिर्फ महंगे सस्ते से नहीं, हॉस्पिटल के अंदर जो फॉर्मूला यूज होना चाहिए वो होना चाहिए VED। VED का मतलब क्या है? जो वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल। अब देखिए हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर नहीं था, ठीक है वो तो महंगा है, अब ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन के प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा था ना, अब ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, तो काम अटक सकता है। तो सिर्फ महंगा चीज हो तो काम हो जाएगा ऐसा जरूर नहीं है। तो एक और एनालिसिस का तरीका यूज कर सकते हैं, इसको हमने वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल 3 भागों में बांट दिया। वाइटल का मतलब क्या? वाइटल का मतलब क्या कि डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिटिकल इज द आइटम फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। भाई यदि अपने पास माचिस नहीं है तो आग नहीं जलेगी, यानी कि यदि अपने पास ग्लव्स नहीं है तो आप केयर नहीं कर पाओगे, भले ही ग्लव्स सस्ता ही हो लेकिन वो वाइटल है। अब दूसरा होता है इसेंशियल। इसेंशियल ये है कि आपके पास मान लो एक पर्टिकुलर नंबर का सर्जिकल ब्लेड नहीं है तो दूसरे वाला यूज हो जाएगा। अब डिजायरेबल ये है कि ये नहीं है तो इसका दूसरा विकल्प चल जाएगा, कोई खास जरूरत नहीं। तो ये VED एनालिसिस। तो आपको याद रखना है, वाइटल आइटम्स दे आर स्टॉक्ड इन अबंडेंस। वाइटल वालों का स्टॉक होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, कुछ वाइटल वाले सस्ते होंगे, कुछ वाइटल वाले महंगे होंगे, कुछ वाइटल वाले एवरेज होंगे। यहाँ इसकी क्रिटिकलिटी उसकी यूजफुलनेस पे है, उसकी यूजफुलनेस पे है। वाइटल मतलब उनके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे आपको चाय बनानी है, ठीक है, अब चाय बनानी है तो इसके लिए जरूरी क्या है? चाय पत्ती। चाय पत्ती के बिना चाय नहीं बनेगी ना। हाँ, आप दूध नहीं है तो आप ब्लैक टी पी लोगे, अदरक नहीं है तो आप इलायची डाल लोगे। सो वाइटल क्या हुआ? टी। अब इसेंशियल क्या है? इसेंशियल है मिल्क, और डिजायरेबल क्या है? अदरक, इलायची वगैरह। सो इस तरीके से आपको जो वाइटल आइटम्स है उनको ज्यादा मात्रा में स्टॉक करना है, जो इसेंशियल आइटम्स है उनको मीडियम मात्रा में रखना है, और जो डिजायरेबल है उनको आप स्मॉल अमाउंट में रख लो, स्वाद अनुसार, जब जरूरत पड़ी तब लेते रहो, यानी उनके बिना काम रुकेगा नहीं। सो इस तरीके से एक्चुअल के अंदर वो आइटम कितना यूजफुल है, उसके यूजफुलनेस के हिसाब से हाउ क्रिटिकल इज दैट आइटम इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, उसके बिना काम ठप हो जाएगा, उसको रखोगे आप वाइटल में, उसको रखोगे वाइटल के अंदर। यस, अब इस तरीके के एनालिसिस यूज किए जा सकते। और लीड टाइम क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना जो आपने ऑर्डर दिया और सप्लाई आने में जो टाइम है, वेटिंग टाइम, उसको कहोगे लीड टाइम। वेटिंग टाइम को कहेंगे लीड टाइम। सो दिस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सप्लाईज वंस नीड आर एस्टिमेटेड। आपने नीड एस्टिमेट कर ली, कितना चाहिए आपको, ऑर्डर दे दिया, और सप्लाई आएगी, उसमें जो टाइम लगेगा उस टाइम के लिए आपके पास कितना स्टॉक चाहिए आपका एक्सपीरियंस बताएगा, और ऑर्डर और सप्लाई के बीच में स्टॉक पर्याप्त रहे उसी हिसाब से आप ऑर्डर टाइम से दे दें, तो ऑर्डर मिलने में लगने वाला वक्त लीड टाइम कहलाता। अब यहां पर लीड टाइम के अंदर आपको क्या चाहिए? लीड टाइम के अंदर आपको चाहिए एक बफर स्टॉक, इसको कहते हैं हम बफर स्टॉक, या मिनिमम या सेफ्टी स्टॉक। जैसे गाड़ी के अंदर होता है ना, आपका फ्यूल टैंक होता है बाइक में, कार में, फ्यूल टैंक के अंदर मिनिमम लेवल आ जाता है ऑयल का, तो गाड़ी बंद नहीं पड़ती,
बाइक के अंदर एक रिजर्व का ऑप्शन होता है कि अब आप रिजर्व में ऑन कर लो और पेट्रोल पंप तक पहुंच जाओ, होता है कि नहीं? वो होता है मिनिमम सेफ्टी या बफर स्टॉक। और ये लीड टाइम कितना है उस हिसाब से आपको स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा। लीड टाइम कम है, सप्लाई तुरंत मिल जाती है, तो बफर स्टॉक कम रखो। लीड टाइम ज्यादा है तो बफर स्टॉक ज्यादा रखो। तो आपको याद रखना है कि मिनिमम सेफ्टी या बफर स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक दैट शुड बी केप्ट इन रिजर्व टू अवॉइड स्टॉक आउट सिचुएशन। स्टॉक आउट सिचुएशन ना हो, इसके लिए आपको याद रखना है लीड टाइम। लीड टाइम, यस। यहां पर स्टैंडर्ड कमेंट्स होने चाहिए, एक ऑफिसर के लेवल की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये 5वीं 6ठी के बच्चों के लेवल के डायलॉग्स मुझे प्रभावित नहीं करते। अब जब आपको पता चला कि एक तरीका होता है स्टॉक के अंदर लिफो। लिफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे अपन ने कहा लास्ट जो आया यानी कि वो फ्रेश होगा, और फ्रेश का मतलब जैसे आप वेजिटेबल्स लेते हो तो जो लास्ट इन मतलब आज आया एकदम ताजा, वही वेजिटेबल्स आप लोगे तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये तरीका यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, इसके साथ साथ एक होता है दूसरा तरीका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन में आपको क्या याद रखना है, जो पहले आई उसको पहले आउट करो, वरना क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगी। तो मेडिसिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रेश मेडिसिन दे दो ताजा ताजा, आपको वहां एक्सपायरी का ध्यान रखना। तो दोनों तरीके डिपेंडिंग अपॉन आपके इन्वेंट्री। कहीं आपको लिफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज करना पड़ता, कहीं आपको फिफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करना पड़ता। अब जब अपन बेसिक पॉइंट देखें तो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आप एक लिस्ट बनाते हो। इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट। अब मान लो एक थर्मोमीटर जो है वो टूट गया, आप डेली मॉर्निंग इवनिंग में वो इन्वेंट्री मैनेज करते टाइम लिस्ट में चेक कर रहे हो, तो फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको उसको फेंकना पड़ेगा। अपनी मर्जी से नहीं फेंक सकते, आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वरना आप घर ले जाओ और बोले ये खराब हो गया। तो ऐसी चोरी ना हो, इसलिए कोई भी चीज को डिस्पोज करना है, बेडशीट फट गई, पिलो कवर फट गया, तो इसको कहते हैं कंडमनेशन। कंडेम करना, कंडमनेशन। और कंडमनेशन का जो प्रोसीजर होता है वो भी इन्वेंट्री कंट्रोल का हिस्सा होता है। फिर आपको उसका रिकॉर्ड बना के इन्वेंट्री से डिलीट करना है और नया सप्लाई मांगना है, या कई जगह आपको फटा हुआ चीज स्टोर में भेजना पड़ता है प्रूफ के तौर पे कि ये देखो खराब हो गया। सो इसको कहते हैं कंडमनेशन। सो कंडमनेशन का मतलब क्या कि मटेरियल विच कुड नॉट बी यूज्ड विद इन द सेल्फ लाइफ और दे आर डिटोरिएटेड एंड डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर यूज, खराब हो गए, वो रिपेयरेबल नहीं है अभी, बिकम एब्सोल्यूट और बैंड ड्यू टू लीगल प्रोविजन, या कुछ प्रोसीजर बदल गया, अब उसको यूज नहीं करते, कानून बदल गया, तो दे आर कंसिडर्ड फॉर कंडमनेशन और डिस्पोजल। उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है, और इसका भी एक प्रोसीजर होता है, और प्रॉपर प्रोसीजर से ये डिस्पोज करने चाहिए। सो यहां जब आपने देखा कि हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े ओवरऑल मैनेजमेंट के, और उसमें कुछ थ्योरीज थे, कुछ न्यू टेक्निक्स थे, पर्ट या सीपीएम जैसे, और मेन मटेरियल को मैनेजमेंट के लिए एबीसी या वीईडी एनालिसिस जैसे टर्मिनोलॉजीज थे। सो आज यहीं तक, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग समझने की कोशिश करते रहना और इसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करते रहना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग, stay positive and take care. Thank you so much for watching.